हाँ, नमस्ते सर। प्रणाम। सर नमस्कार। मैंने म्यूट करके रखा था ना, आप भी चुपके तो चुपके सुनते हो तो बहुत गड़बड़ लगता है, तो डर लगता है क्या हमको। अच्छा लगता है मुझे, पर मुझे समझता है उसका क्या, ऐसा क्यों करते हैं? मैंने मेरा और सर, ये मेरा गु- वेस्ट ऑफ ये जो हमारे वृद्धाचार्य हैं ना, ये जब चुपके चुपके सुनते हैं तो बहुत डर लगता है सर। देख, अब हम जैसा बोलते हैं अलग अलग ढंग से लोग देखते हैं ना, तो सीखना तो चाहिए ना सर, है ना। इट्स इट्स नेवर टू लेट टू लर्न, ऐसा बोलते हैं, ये मेरे लिए बोल रहे हो ना सर, थैंक यू वेरी मच। है ना सर। तो मैं सुन रहा था नक्षत्र वगैरह क्या क्या चालू है ना, तो नहीं नहीं सर, नक्षत्र के बारे में मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है सर। नहीं नहीं, और डिस्पोजिटर का महत्व, क्योंकि डिस्पोजिटर बहुत बार भूल जाते हैं, ये जी बात जी जी बिल्कुल। तो सही है। मुझे लगता है वो करियर में बोलते हैं ना कि दशमाधिपति का नवम शेष जो है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो है वो बताएगा कौन सा इसका करियर है वगैरह, जी जी तो बिल्कुल। इससे संबंधित था, मैं वही सुन रहा था, तो sorry, sir। असल में इसी चैप्टर से मेरा शुरू हुआ था डिस्पोजिटर का सफर। जी सर, जी सर। कि ये मैं का ये है, तो मैं और ढूंढा, तो धीरे धीरे एक श्लोक और एक श्लोक और, बिल्कुल इधर ऐसे ही उधर कोई ना कोई श्लोक मिलते गए। मिलेंगे, और वो बिल्कुल। कड़ी और ज्यादा कंफ्यूज होती गई, और अब तक कंफ्यूजन का ये हाल है कि एक चेन बनी हुई है, स्टार्ट कहाँ था अंत कहाँ है पता नहीं लग सर, रहा। नहीं, वो जैसा वो है तो सर कल्पद्रुम योग, देखिए वो कल्पद्रुम। पूरा डिस्पोजिटर पे अवलंबन है। लग्नेश लग्नेश का बिल्कुल डिस्पोजिटर, बिल्कुल, पूरा डिस्पोजिटर पे है। सारे नौशेष का डिस्पोजिटर दिखा दिया डिस्पोजिटर, उसने। हाँ ये सब, और ये फिर स्ट्रेंथ में होगा, तो फिर अगर जाके, ये सब, सर ये सब मिल जाए तो बता, राजा तो अपने आप है। हाँ तो इसीलिए तो उन्होंने इतना हाँ, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल। किया कि आसानी से नहीं मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा भी है, मैं तो बोलता हूँ कि ये एक हायर लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस है। तो इसमें सर मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई एक पैरामीटर लेके न चले हैं हम, दो तीन पैरामीटर कम से कम एक ही दिशा में दिखा है तो हम समझ सकते हैं कि ये शायद होगा करके, तो उसका वही जी हाँ कारण जी है, हाँ, और कुछ नहीं सर। बिल्कुल था। एक्चुअली सर, तो अब आप लोगों ने भी तो मेरे को वो प्रश्न में डाल दिया ना, जिसमें मैं कभी जाने को नहीं देखता, करता हूँ कभी कभी, बहुत कम बार, बहुत कम बार, असल बहुत असल कम। में सर, हमारा प्रश्न तंत्र और प्रश्न शास्त्र से, जी सर। मेरा जो खास तौर पर बीच बीच में मैं आपको छेड़ता रहता हूँ, हाँ हाँ कि हम जो जानना चाहते हैं खास तौर पे कि कौन कौन से इसके गुण ऐसे हैं, हाँ, क्योंकि अधिकांश जो सा है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम नॉर्मल कुंडली के अंदर भी। मैं वही सोच रहा हूँ सर कि ये दो चार और लेक्चर्स हो गए कि हम्म, केवल उसी पे एक लेक्चर देना चाहूंगा कि मैं जी सहसा हाँ बिल्कुल। क्या देखूंगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से सूत्र ऐसे हैं जी हाँ, जिनको हू बहू अप्लाई कर सकते हैं होंगे हम नहीं, जीवन पे। वो होंगे ही नहीं सर, और इसीलिए मैं अभी जो दे रहा हूँ सर मोस्टली कि ये भाव में कौन सा ग्रह है, उस पर से कैसा देखते हैं केवल, उसके जी बारे में भी उसमें दिए हैं श्लोक है। और हाँ आप जी हाँ देखेंगे जी। कि प्रश्न शास्त्र हम ताजिक का एक अलग भाग समझते हैं, और उसमें आपने वो देखा ही है कि पृथ्वी यशस के शतपंचाशिका का भी लिया है उन्होंने। फिर डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई यहाँ पर क्रूर ग्रह होगा तो डैमेज होगा, ये रोग प्रश्न में वगैरह आता है। जी जी हाँ, इतना देखते हैं हम कि लग्नेश और चंद्र का बहुत महत्व है, तो इसका मतलब ये समझते हुए कि साहब उस आदमी के खुद के व्यक्तित्व या उसका सोचने का ढंग और उसका मन, इसका हाँ बहुत ज्यादा हाँ परिणाम हाँ होता हाँ, है जो भी रिजल्ट होगा बिल्कुल उस, बस। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। तो भाई लोगों यथा मन को, तथा कर्म। हाँ, क्योंकि भाई मेरा मन हो गया, मेरा हो गया तो फिर भुगतो। हाँ बिल्कुल। भुगतो, अच्छा भुगतो, बुरा भुगतो, वो प्रॉब्लम अलग है। तो उससे संबंध है, और थोड़ा बहुत वो बुद्धशील वगैरह योग आते हैं, वो तीन चार ही योग आते हैं इसमें, 16 बिल्कुल योग बिल्कुल। नहीं है, हाँ जी। तो वो इसलिए मैं वो सोचा कि आपने और प्रदीप जी ने बोला मैं आप क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा पूरे के पूरे तो श्लोक मैं नहीं करूंगा, कुछ महत्व के डाल देता हूँ, हाँ, जो हमको एक डायरेक्शन बताने की कोशिश कर सकते जी जी हैं। मैं भी कभी कभी करता हूँ सर, नहीं करता ऐसा नहीं, पर वो फिर वही है, विवेक का प्रयोग करो, जी। उसके बगैर कुछ नहीं होता। वो जैसा पुत्र प्राप्ति में है ना, कि जितने नववर्ष पास्ट है उतने महीने हो हाँ गए हैं, बिल्कुल सही। है, और बिल्कुल
होने के है, भुगतांश जो है उतने दिन के बाद ये डिलीवर करेगी। हम्म, अब प्रश्न ऐसा कि ये सब जगह तो हम लगा नहीं सकते। तीन बिल्कुल दिन सही है। हाँ, 3 दिन पहले कोई बच्चा खो गया है तो हम्म, उसको वो- हम कैसा लगाएंगे? तो इस बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां पर विवेक का ही प्रयोग करना पड़ता है। नताशा विवेक जी, का ही प्रयोग है। जब ऐसा बोलता हूँ, है ना, उन्होंने ये मेरे से इतने बार डायलॉग सुना है कि वो परेशान हो गई है उससे। मैं नहीं नहीं सर, ये सच है, ये सच मैं प्रॉमिस आपकी पूरी गाइडेंस कर रही हूँ, विवेक का है। इस्तेमाल क्या फुल बात है, प्लेजर कर रही हूँ। काइंड ऑफ यू, वो काइंड ऑफ। असल तो में सर, जी सर। नताशा जो है, हाँ सर। अगर मैं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोलूं, हाँ सर। तो ये एक ऐसी मिसाइल है बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वो लेसर गाइडेड है ना सर, वो भाग हाँ, के नहीं आता। हीट सेंसिटिव मिसाइल है, तो आप भाग ही नहीं बिल्कुल। सकते। क्या करेंगे? तो मैं अब ये शेयर करता हूँ। जी जी जी। इनके लिए एक डायलॉग है कि इनको रोक पाना मुश्किल है। हाँ, बराबर है वो। अभेद्य बोलते हैं उसको, क्या? मैं सॉरी मैं अगर पूरा अपनी भी नहीं सुनती। नहीं नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए। देखो ऐसा है, सागर को भगवान रामचंद्र भी नहीं रोक सके, आप देखिए, है ना? तो ये उनको बाद में रिक्वेस्ट करना पड़ी थोड़ी बहुत जगह दो, तो उन्होंने फिर भी जगह नहीं दी। उनको बोला यहाँ पे पुलिया बांधो, जगह वगैरह ऐसी नहीं मिलने वाली। सागर को वो क्या करेंगे, हम कैसा रोकेंगे ठीक उसको, है कभी सर। नहीं। देख ऐसा है। सॉरी। वो महारानी की कृपा है सर, आपने सर ने इतना अच्छा दिया हमने। अरे तो अच्छा है, क्या बुरा है, देखो। भगवान भी नहीं रोक सकता, तो अब क्या रोकेंगे बेटा? भगवान ने मुझे चलो विवेक, अब पूरा मैं विवेक का सागर दिया है। विवेक, हाँ विवेक महत्व का है उसमें, तेरे को वही बताता हूँ। चलो बेटी, तो मैं अभी शेयर करता हूँ ये, एज यूजुअल। जब तक आपका वो शेयर हो रहा है सर, जी सर। डॉक्टर रामन अपनी एक्सपीरियंसेस विद एस्ट्रोलॉजी में लिखते हैं जी सर। कि वो शुरू शुरू में हाँ। जब सीखे सीखे थे ना, 5-7 साल में, जी। वो बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया करते थे, फैसला दे हाँ, देते थे ये ऐसे होने वाला है। सच बात। हाँ, और दे यूज्ड टू बी, और उसके ग्रैंडफादर जो है उसको हमेशा हाँ, डांटते रहते थे, और वो बिल्कुल। बोलते रहते थे, भाई विवेक का इस्तेमाल करो। हाँ, बराबर विवेक और है। इंट्यूशन दोनों है ज्योतिष, अकेला बिल्कुल नहीं है। सवाल ही नहीं। हाँ बिल्कुल सर। और मैं भी उसमें से गुजरा हूँ, इसलिए मैं कई बार बोलता कि मैं भी यंग था तो ऐसे ही करता था। हाँ, और बीवी रमन के किताबों पे तो हम वीन हुए हैं। मेरे बिल्कुल पिताजी, बिल्कुल। हम नागपुर में रहते थे साहब, तो किताबों की दुकान तो कम थी। तो एक एक स्टॉल पे, यहाँ से काफी दूर रहता था, वहां पर आती थी हर महीने में एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन। वैक्सीन आती थी। तो पिताजी बोलते अब आ गई होगी, अब जाओ। तो हम साइकिल से जाते थे, लेके आओ। क्या आते थे, आते आते मैं बीच में रुक के पढ़ लेता था थोड़ा बहुत। तो वो दिमाग में अभी भी है। जी जी जी। नारायण राव तो बहुत ग्रेट थे, उनकी सर्वार्थ चिंतामणि वगैरह पढ़ने लायक है। प्रश्न मार्ग भी ऐसे तो वो नहीं बिल्कुल, रहते बहुत तो अच्छा लिखा है। हमको काफी वो ये समझते नहीं, ग्रंथ मिलते नहीं, खासकर दक्षिण भारत के, और वो भी अंग्रेजी भाषा में। सो अक्रॉस एवरीबडी, हाँ, अंग्रेजी में। वो तो उनका बहुत महान जी काम। जी। तो अब हमने वो पहले का सब देख लिया। अब संतति सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर एक को रहती है, जो है ना, क्योंकि वो क्या, हम बोलते हैं वंश का दीपक, है ना, इसलिए बाबू को वंश कहा जाता है, बाय द वे। तो बाबू को वंश इसलिए कहा जाता है कि वो अ, एकदम शूट में बढ़ते रहता है, एक के बाद एक के बाद एक गठाने आती है उसकी, तो उसको वंश बोलते हैं। तो ये जो वंश है बड़ा महत्व का है। तो उसके बारे में है कि यदि पुरुषे तस्या स्त्रियो भवेन में प्रजा न वा कचित। उस जमाने में सहसा पुरुष शायद जाके पूछते होंगे कि इस स्त्री से मुझे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। अभी भी मैंने देखा है, कभी कभी पूछते हैं, वो जब वो मिलान फिलान करने आते हैं, जो मेरे बहुत जान पे आता है एनीवे, क्योंकि वो हियर से एविडेंस है, पर वो पूछते हैं इनको संतति होने में तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना, ये एक प्रश्न रहता है बहुत बार। तो ऐसा उनका प्रश्न था, तो वो होगा तो क्या होगा? तो लग्नेशेन्दो सुतपति ना बुधशिला भावे प्रसूति सा। यदि लग्नेश या चंद्र, ऐसा मुझे लगता है, वो दाऊ बोला नहीं है तो इसलिए दोनों अलग अलग है,
परंतु दोनों भी हो सकता है। सुतपति से यानी पंचमेश से मुतशिल करे तो प्रसूति जरूर होगी, यानी इसको जरूर बच्चा होगा, इस प्रकार से कहा गया। अब मुतशिल आपको मालूम है कि 1 डिग्री के अंदर होना चाहिए तब वो मुतशिल होता है, अन्यथा वो इत्थशाल होता है। इत्थशाल मतलब भविष्य में जाके होगा, इस प्रकार से। तो लग्नेश या चंद्र से ऐसा मुझे ज्यादा लगता है, दोनों से होने की संभावना कम है। और दोनों से होगा तो वो कमबूल होगा ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि इन रिवर्स ये दोनों भी उससे योग करेंगे, लग्नेश और कर्मेश, है ना, संतति की बात है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग है लग्नेश या चंद्र, इस प्रकार से कहा गया पंचमाधिपति से यदि उसका इत्तिशाल होगा। और इसी का फायदा हम कई बार इसमें ले सकते हैं, जब हम पहले देखे हैं कौन कौन से हर हर भाव का क्या क्या अर्थ है। तो कार्यश एक बार डिसाइड कर लो, लग्नेश डिसाइड करके फिर इत्थशाल है क्या ये देखे, या चंद्र से इत्थशाल है क्या देखे, तो उसका सहसा अर्थ की होगा। इत्थशाल होगा तो भविष्य में होगा, जितनी डिग्री वो पीछे होगा उस हिसाब से अंतर निकाल के। और मुतशिल होगा यानी 1 ही डिग्री में होगा तो जल्दी हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, इस प्रकार से आप सोचे। कुछ विद्वानों ने इसकी जब ट्रांसलेशन, क्योंकि मैंने 2-3 टेक्स्ट लिए थे, उसमें महिदर की भी टीका है, बीवी रमन साहब की भी है, और एक तो हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, तीनों का एक दूसरे से मुत्तशिल होना चाहिए, यानी तीनों भी 1-1 डिग्री में एक दूसरे से नजदीक होके फिर एक दूसरे से संबंध भी आना चाहिए उनका। दृष्टि संबंध वो बहुत अच्छा माना गया है। हालांकि यदि वो केंद्र में होंगे तो हम उसको शत्रु संबंध बोलते हैं, शत्रु दृष्टि बोलते हैं, परंतु हमें ये ख्याल में रखना है कि उनका संबंध जरूरी है। वो शत्रु है या मित्र है वो बाद में देखा जाएगा। तो ये आसान तरीका है मेरे हिसाब से, बहुत जगह पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो अभी सर बोल रहे थे ब्रिगेडियर सर, कि आसान तरीका तो सबसे अच्छा ये है। ये बहुत बार अपने को रिजल्ट दे जाता है। सिर्फ कितने दिन में इसमें थोड़ा सा वही विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। बाद में कहा गया है कि स्वभाव पति लग्न, लग्न पर चंद्रो सुते सवा स्याता, यानी पंचमेश लग्न में हो और लग्नेश तथा चंद्र, या चंद्र बोला है तो शायद दोनों, ये सब पंचम भाव में यदि स्थित होगा तो सत्वर यानी अविलंब उसको संतति होगी, ऐसा कहना चाहिए। ये पहले से थोड़ा सा अलग है, यहाँ इस लड़की से या ये स्त्री से होगी कि नहीं ये नहीं है, अब ये कॉमन प्रश्न, सादा प्रश्न है ना। तो इन दोनों का यदि एक्सचेंज ऑफ हाउस आप जिसको बोलते हैं वो हो गया तो जल्दी होगा। परंतु यदि नक्त योग होगा तो फिर ये जरा विलंब से होता है, क्योंकि नक्त योग में आपको मालूम है कि जो बीच का ग्रह रहता है ना, वो जो फास्टर पीछे में ग्रह है उससे थोड़ा सा स्लो चलने वाला ग्रह रहता है, उससे जरा धीरे चलने वाला ग्रह रहता है, और उसके आगे और उससे धीरे चलने वाला ग्रह रहता है, तो तब नक्त योग होता है। वो आ गया तो वो डिले करेगा, कारण सीधा है, क्योंकि वो स्लो ग्रह है, धीरे चलने वाला ग्रह है, ये जो रफ्तार से जा रहा है इसकी गति थोड़ा सा कम करके फिर आगे को अपना उसका जो वो बोलते हैं तेज लेके सामने के ग्रह को देगा, इनका मिलन। तो इसलिए नक्त योग का यहाँ पर उल्लेख किया है। पर मैं बोलता हूँ देर से होगा तो देर से होगा, बस होगा तो जरूर, है ना। इसलिए कई बार आपने नहीं भी देखा तो बहुत कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि यदि रिसेंटली मैरिड है तो वैसे भी देर से ही होने वाला है। तो इसका यहाँ पर फिर से आपको विवेक का प्रयोग करके अंदाजे से बताना पड़ेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ हो। फिर बोलते हैं द्विशरीरे च विलग्ने शुभयुत पुत्रे द्वयपत्य योगो अस्ति। यदि ये पंचम में और यहाँ क्या होता है कि यदि शुभ युक्त द्विशरीर है, क्योंकि द्विशरीर यानी द्विस्वभाव लग्न है, तो वहां पे दो आ गए इसी इसी स्टेज में, जो इन्होंने कही है कि लग्नेश पंचम में, लग्नेश और चंद्र पंचम में, पंचमेश वहां पर। तो यहाँ पर जुड़वा बच्चे होते हैं ऐसा कहा गया। अब ये जुड़वा बच्चे होंगे कि नहीं वाला जो चक्कर है, तो उसमें सहसा मैंने ऐसा पाया कि पंचम भाव में यदि द्विस्वभाव लग्न यानी राशि है, और उसको द्विस्वभाव स्वभाव हम बोले या यूनश बोले,
नपुंसक ग्रह यदि उसको देखते हैं या उनका संबंध आता है खासकर बुध का, तो जुड़वा हो सकते हैं। क्या ये हर वक्त ऐसे होंगे? आप लोग उसका प्रयोग करके देखिए, आपके पास जो चार्ट आते हैं, और फिर ज्यादा 50-60 चार्ट में यदि वैसा आने लगा तो आप समझ सकते हैं कि चलो 80% सही हो सकता है। खैर ये मेरा मत है, यहाँ तो ऐसे ही दिया है ना। ये 26 वाला एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। सुत भाव पति लग्ने कौन सा बेटा? पहला या 26 सुत भाव पति लग्ने। लग्न? हाँ, यानी हाँ सुत भाव पति लग्न, लग्न पर यानी लग्न का अधिपति। सुत भाव पति का मतलब पंचमाधिपति। पंचमाधिपति लग्न में स्थित है, और लग्न पर और चंद्र, जब वो औ आ जाता है तो दोनों ऐसा अर्थ होता है। तो लग्न का अधिपति यानी लग्नेश और चंद्र, ये यदि पंचम भाव में बैठे, है ना, यानी लग्नेश और पंचमेश का एक्सचेंज ऑफ हाउस होगा, और चंद्र भी उसके साथ आ जाएगा लग्नेश के साथ, है ना, तब जल्दी बच्चा हो जाएगा। तो जल्दी ये रिलेटिव शब्द है, आप समझ सकती है कि भाई अभी अभी ब्याही हुई है और उसकी कोई सास वगैरह पूछ रहे हैं, तो सत्वर यानी ठीक है, 1 साल में 2 साल में हो जाएगा। इसी अर्थ से उसको लेना चाहिए, है ना, आज के जमाने में। क्योंकि हमको देश काल पात्र देखना पड़ता है। आजकल यंग लोग थोड़ा 1-2 साल का डिले खुद ही करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखे, नहीं तो क्या होगा, उसमें कुछ होगा नहीं, गलत हो गया तो, पर वो फालतू ही शास्त्र बदनाम हो जाता है। तो थोड़ा हमने हम क्या कह सकते हैं, are on the करेक्ट साइड rather than on the रॉन्ग साइड, है ना। क्योंकि आजकल का जमाना जो है उसको भी हमको ध्यान में कभी भी रखना चाहिए। यार समझो शादी ही देर से हुई है तो ऑब्वियस है कि बच्चा भी देर से होगा, है ना। क्योंकि वहां उम्र से जोड़ने में कोई मतलब नहीं रहता, कई बार उम्र से जोड़ लेते हैं लोग, तो इसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। ये इसका विषय तो नहीं, पर मैं जनरल भी ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। तो अब इसके बाद में क्या हो रहा है, ये जो सुत भावपति बोला ना, एक्सचेंज वगैरह उसमें, इससे संबंधित ही वो आगे बोल रहे हैं। यदि लग्नपति ही, इसका प्रयोग तो करना नहीं चाहिए, ये लड़का होगा या लड़की होगी बता रहे हैं, अरे बहुत पाप है आजकल के दिनों में। पर क्योंकि लोग फिर वो एबॉर्शन वगैरह करते हैं, अच्छा नहीं लगता। पर एनीवे जो बताया है वो बता रहे, यदि लग्नपति पूर्ण राशो चेत स्यात् तदा सुतो गर्भे। इसका मतलब यदि ऐसे केस में लग्नाधिपति पुरुष राशि में होगा, तो जो गर्भ है वो स्त्री के पेट में, वो लड़का होगा, पुरुष होगा। आपको समझ ही सकता है पूर्ण राशि और इसका क्या संबंध है। या अथ चंद्र पूर्ण राशि पुंग्रह कृतो मुथशिलो युक्त तदा गर्भ, यानी या यदि चंद्र पूर्ण राशि में हो और पुरुष राशि का जो स्वामी ग्रह है, जो पुरुष ग्रह है, उसका ये चंद्र से इत्थशाल होगा, मुथशील, तो फिर भी उसको पुरुष गर्भ होता है वो स्त्री को, ऐसा बोला गया है, यानी लड़का पैदा होता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि सिर्फ यदि लग्नेश होगा तो केवल उसका पूर्ण राशि में रहना ही काफी है, पर यदि चंद्र होगा तो फिर इस चंद्र का मुतशील जो है वो पुरुष ग्रह से होना चाहिए, ऐसा कहा गया। देखो इसमें थोड़ा सूक्ष्म फर्क आ गया है ना, क्योंकि यहाँ वहां पूरा शरीर है, यहाँ पर मन की बात है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है। इसमें का शायद इसको न यूज करें हम तो अच्छा है, क्योंकि आजकल के जमाने में 2 बच्चियां हो गई तो वो फालतू प्रॉब्लम आ जाते हैं बेचारी महिला को, इसलिए न बोलना शायद। आ, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा मत है वैयक्तिक। तो ऐसा भी मैं जमाने से थोड़ा अलग सोचता हूँ, आप लोगों को समझ गया होगा अभी तक। फिर बोलते हैं अथवा विदुर पराह्ने, अपराह्न में विदु है ना हमारा चंद्र, सूर्यात तदा स्त्री सा, मध्याह्न हो गया है, मध्याह्न के बाद चंद्र स्थित है, यानी आप समझ ही गए कि वो या तो दशम भाव में आधे से ज्यादा डिग्री पास हो गई होगी उसकी, या वो नवम भाव में स्थित होगा चंद्र, और वो सूर्य से पीछे होना चाहिए। यानी सूर्य उसके आगे होना चाहिए का मतलब सूर्य इधर दशम भाव के, या तो मध्याह्न में होगा या और आगे चला जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो ऐसे वक्त
स्त्री जातक का जन्म यानी स्त्री संतति का जन्म हो सकता है, ऐसा कहा गया। फिर और आगे गए हैं, होरा का यहाँ प्रयोग कैसा किया गया है वो बताया कि प्रश्न समय में यदि होरा स्वामी जो है वो पुरुष ग्रह होगा और पुरुष राशि में होगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अब यहाँ आपको मुतशल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वक्त पूछा उस वक्त का होरा कौन सा है देखना, उसका स्वामी देखना, और वो पुरुष ग्रह भी है क्या देखें, उसके बाद में पुरुष राशि में यदि है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। वो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट टू जो पहले कहा गया है कि ये पंचमेश और लग्न चंद्र का एक दूसरे के भाव में बैठना जो कहा गया है उससे ये संबंधित होना चाहिए। क्योंकि यदि संतति नहीं होने वाली तो फिर ये पुरुष होगा या स्त्री होगी कोई मतलब नहीं, परंतु ये मेरा मत है, ऐसा स्पेसिफिकली कहा नहीं गया। परंतु आपने देखा होगा जैमिनी सूत्र वगैरह भी देखेंगे, जनरली ये एक से एक लगे हुए रहते, एक के बाद में जब एक आता है तो कोई स्पेसिफिक नहीं बोले तो हम समझ सकते हैं कि पहला जो भी बता रहे हैं उसको उसके ही अनुसंग से बताया जा रहा है। तो बिल्कुल। किस ढंग से उसको देखता हूँ वो इसलिए बताता हूँ, कई बार टीका में अलग अलग रहता है और वो विद्वानों का भी सही है, उनका कोई गलत है नहीं। मैं जिस ढंग से देखता हूँ वही केवल समझाने की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद में आएगा, हाँ बोलो बेटा, कोई पूछ रहा था। अस्मिन् वर्षे अपत्यम भविता विलग्न पंचमाधीशो भजतो तथित्तशालम तत्रैवाब्दे भवति नूढ़। अब ये बात है, क्या इस साल में संतति होगी? देखो प्रश्न कितने, उनको भी उसी वक्त ऐसे आते थे जैसे हम लोगों को अभी आते थे। तो ऐसे प्रश्न में फिर से वही बात है जो मैंने पहले कही कि लग्नेश और पंचमेश में यदि इतना साल होगा तो संतति होगी। यहाँ मुथशील इसलिए नहीं कहा कि मुथशील में सत्वर होती है, जल्दी होती है, क्योंकि वो एक अंश के बीच में है, तो एक अंश को आप एक हफ्ता समझो, एक महीना समझो तो उतने में हो जाती है। यहाँ उन्होंने तशाल बोला है जहाँ ज्यादा अंतर रहेगा दोनों के अंशों में, परंतु वो अपने 10-12 अंश के अंदर ही रहेंगे। उनका जो क्या दीप्तांश बोलते हैं ना, हाँ, तो दीप्तांश के अंदर ही रहेंगे। तो इसलिए इसका अर्थ भी सीधा है कि यदि इसराफ होगा यानी उल्टा होगा कि स्लो फास्ट मूविंग जो है जलद गति से चलने वाला ग्रह आगे होगा और वो जाने वाला पीछे होगा, तो नहीं होगा। ये इम्प्लीकेशन है, उन्होंने बताया नहीं है। शायद वो मेरे सबर कई बार निगेटिव बोलना पसंद नहीं करते थे, मुझ पे ये आरोप होते रहता है बहुत बार कि आप निगेटिव बताते नहीं हो। तो मैं बोला देखो कर्म से बदल सकता है, भगवान कृष्ण ने हमको गीता में बताया भी कि कर्म के वजह से हम भाग्य को थोड़ा बदलते हैं, याज्ञवल्क्य ने भी बताया है। तो इसका मतलब इसराफ होगा नहीं, आप बोल सकते हैं कि शायद थोड़ी देर से होगा इंस्टेड ऑफ नहीं होगा बोलने से। क्योंकि आजकल ये ना लोग ये संतति के बारे में बहुत ही विचित्र विचार करते हैं, इसलिए ये जमाने में शायद ऐसा बोलना ठीक रहेगा। फिर वो कहते हैं यदि वह मिथो ग्रहगतो स्यात् हेतु च संतति तदपि वाचा तस्मिन् वर्षे शुभ योगा अन्यथा। फिर कॉम्प्लिकेट आ गया, फिर क्या बोलते हैं कि पंचमेश यदि लग्न में है, लग्नेश पंचम में है और शुभ ग्रह से उल्टी तो संतति हो। देखिए वो धीरे धीरे एक एक हमको इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं कि जब भी ऐसे योग जब होते हैं तो उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वो जल्दी होगी का मतलब, यदि पूर्ण ग्रह की दृष्टि होगी तो वो ना हो। ये हमको पहले उन्होंने बताया नहीं है, पर इसको हमको समझना है उसके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बाकी भी ग्रह काम करते रहते है ना। तो इसलिए एकदम जंपिंग टू कंक्लूजन की जगह धीरे धीरे शायद नीलकंठ समझाते जा रहे थे कि भाई शांति से लो, गड़बड़ मत करो, देखो कहीं क्रूर ग्रह वहां कुछ कर तो नहीं रहा है ना। तो ऐसे ही आपको आगे में अस्त या वक्र के बारे में भी दिखेगा। तो अब इसके हम आगे जाते हैं। युति ज्ञाने सुतपोत। अब यहाँ पे ये मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैं सच बताता हूँ। यानी श्लोक समझा मुझे, अर्थ भी समझा, पर सुता प्रसूत युति ज्ञान है, इसको अच्छा हो वगैरह वगैरह यदि पूछना है तो सुतोपो यानी पंचमाधिपति अथ षष्टपः सूर्यात् निर्गत्यो उदयमात् तत् प्रसूते च नार्य। तो वो बोलते कि यदि दत्तू मला कवर चला दूं। लिंगन सर प्लीज अपने म्यूट आप कर को लीजिए म्यूट कर please। लीजिए। तो
अच्छा। पंकज जी, आप भी म्यूट कर लीजिए यदि आप नहीं बोल रहे हैं। इफ यू हैव ए क्वेश्चन देन यू कैन अनम्यूट। तो अभी प्रश्न ये है कि इसको बच्चा होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो वो बोलते हैं कि पंचमाधिपति या षष्ठेश, ये सूर्य से अस्त न हो, उसका उदय हो गया हो। हमको मालूम है अस्त होता है बाद में उदय होता है, इसका मतलब कि उसका प्रकाश पूरा आ रहा है, शक्ति पूर्ण है ना। अस्त से उसकी शक्ति कम हो जाती है ग्रह की, ऐसा होगा। तो फिर क्या होता है, तो वो फिर नारी को संतति जरूर होगी, इस प्रकार से कहा गया है। अब यहाँ पे, अब उनका उदय हुआ है समझना या लग्नस्थ है समझना, ये प्रश्न आता ही है। तो, तो हम उसको दोनों ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि उदयात बोल रहे हैं तो उदय राशि कई बार लग्न को भी बोलते हैं, और कभी कभी निर्गत्य उदय महातत्व का अर्थ कि वो सूर्य से जो उसके पास था वहां से निकल गया, ये दोनों भी अर्थ हो सकते हैं। इसलिए सूर्य से अस्त न हुआ होगा, ये मुझे शायद ज्यादा लगता है। प्रश्न सिर्फ मेरे दिल में इतना ही आता है कि ये षष्टेश यहाँ क्यों आ गया। अब इसके बारे में आप लोग रिसर्च कीजिए, है ना। पंचमेश तो हम समझ सकते हैं। हाँ, हम यदि पुत्र को, पुत्र संतति को धन समझे, तो फिर हम बोल सकते हैं कि पुत्र का धन इस अर्थ से षष्ठेश को लिया होगा। परंतु मुझे वैयक्तिक समझ में नहीं आया, और इसीलिए आप ही के लोगों के लिए ये मैंने श्लोक डाला है, नहीं तो ये न डालते हुए चल सकता था। क्योंकि आगे बोलते हैं अथ अथवा क्या है, तो जीव सौम्य शुक्र आकाशे उदय तथा अप्यय, या गुरु बुध और शुक्र, इनमें से कोई भी एक ग्रह अस्त न हो और दशम भाव में स्थित हो, तो फिर संतति हो। ये कहने की वजह से कभी ऐसा भी लगता है कि ये लग्नस्थ होने की जगह ये दशमस्थ हो, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। कौन सा? पहले जो बताया गया है, सुतपो यानी पंचमाधिपति और षष्ठेश, इन दोनों में से कोई भी अस्त न हो परंतु दशम भाव है। तो दोनों ढंग से लोगों ने उसको लिखा है। कुछ टीका में लिखा है कि लग्नस्थ होना चाहिए, कुछ टीका में लिखा है दशमस्थ होना चाहिए। पर आकाश, ये जो आकाश जो है, ये दशम भाव को कहते हैं, उसको व्यवस्थान भी बोलते हैं, अरे मालूम। तो दशम का तो बिल्कुल पूरा उल्लेख आ रहा है। ये लग्नस्थ का इसलिए सोचा जाता है कई बार, इसलिए उसको मैंने स्लैश मार दिया है बीच में कि उदयन का अर्थ भाई लग्न ऐसा भी हो सकता है, पर मुझे लगता है निर्गत्यो बोलते हैं, उससे निकल गया है और उदय हुआ है, इस अर्थ से निर्गत्यो उदयामाय तत्व, ऐसा मैं सोचता हूँ। परंतु संस्कृत पंडितों ने उसको डिसाइड करना चाहिए। दशम भाव मुझे बराबर लग रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एक्शन चालू होती है, एक्टिविटी चालू होती है, एक बच्चा जन्म देने के बाद में उसका संबंध शायद बोल रहे हैं, और पावरफुल, शक्तिशाली एक केंद्र है वो। और पंचमाधिपति वहां पे बैठ गया है, या गुरु शुक्र या बुध, सौम्य का दोनों भी अर्थ होते हैं, शुभ ग्रह भी होता है, और सौम्य सोम का पुत्र, इस अर्थ से बुध को भी कहा जाता है। तो ज्यादा शुभ ग्रह वैसे है भी नहीं, तो बुध ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। ये हम सब साथ में सीख रहे हैं, ये मत समझिए कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं भी आपसे सीखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी हम ऐसी किसी चीज से अक्रॉस आ जाते हैं, तो सभी को मालूम है ना। तो इसलिए ये जानबूझ के डाला, क्योंकि ये सूतक को मुझे समझ गया पंचमाधिपति बराबर, सूतक की बात चल। षष्ठक क्यों आया, ये मैं खुद नहीं समझ पाया। कोई कारण तो होगा। एक सर ही क्या कारण हो मेडिकल सकता है कि इंटरवेंशन, सॉरी। पंचम का सेकंड हाउस, यानी पंचम का लाभ, सुत का लाभ, पुत्र का लाभ, इस अर्थ से उन्होंने यदि लिया होगा, तो मुझे नहीं समझ में आया। मैं इसीलिए आपको स्पष्ट ही बोल रहा हूँ, जो विद्वानों ने लिखा है वो तो लिखा ही है भाई। शुक्र गुरु वगैरह का मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई ज्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं आता, जीव नाम से ही समझा जाता है हमको। सौम्य जो है वो चेतना देता है, शुक्र का संबंध सीधा सीधा रिप्रोडक्शन से आता है, तो वहां तो समझ में आ रहा है कि दशम भाव में क्यों आ रहा है। हाँ हाँ, बोल सकते हैं ये दशम भाव में है, तो षष्ठ भाव जो है उससे पंचम भाव में, पंचम स्थान में बैठता है या नवम स्थान में बैठता है, तो उसमें एक दूसरे दृष्टि होती है, ऐसा कहता है। अ, अ, वो मैं प्रामाणिकता से आपको बताता हूँ कि उसका षष्टक मुझे नहीं समझा, सुतप तो मैं मानता हूँ, वो तो ठीक है। पंचमेश का सीधा आपको बहुत बार हमने देखा है कि पंचमेश और लग्नेश का यदि एक दूसरे से संबंध आ जाए, वो इच्छाशाल से आए, किसी भी ढंग से आए,
तो उसके हम सर क्या कर सकते हैं? जी सस्टमेस मे बी सस्टमेस इज कंसिडर बिकॉज ये फिफ्थ से दूसरा है विच इज ए हाँ, कुटुम्ब मैं वही बोल रहा हूँ कि सूत का हाउस। लाभ जी या हाँ, कुटुम्ब उसका हाउस धन। हाँ जैसे उस पहले से दूसरा होता है उसी हाँ वही वही में मैं लिया सोच रहा होगा। था जी कि हाँ, जी जी। पर वो क्या होगा साहब, वो एक्चुअली फिर मैं ये सोचता हूँ कि वो तो पंचम का धन है, जातक का धन कहाँ से आ गया? तो ऐसा पर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं भी वहीं पर पहुंच रहा सर हूँ। नहीं, सर और पर मैं बच्चे को ले रहे हैं भावात्पावन ना के सर। हिसाब से वो कुटुंब भाव भी तो हो गया ना, बढ़ोतरी का भाव आ गया, संतान की बढ़ोतरी, ये भी हम नहीं, ले सकते हैं बच्चे क्या? ये क्योंकि बराबर है बच्चे उसमें। की बात हो रही है तो बच्चा पंचम से है, तो हाँ उसका फर्दर एक्सटेंशन जैसे हाँ, वही ऐसे पुत्र लाभ बोलते हैं ना, पुत्र हाँ, लाभ हो गया। मतलब इस वो अर्थ से शायद ऐसा ऐसा सस्टेन शायद करेगा, लाभ होगा कि नहीं। जी जी। ऐसा सर शायद लिया होगा। सर इसमें इसमें अगर हम सिक्स भाव को एज मेडिकल इंटरवेंशन भी ले गए तो आपका सब भी फिट बैठता है, बिकॉज कई बार हमने D1 में भी पढ़ा हुआ है कि अगर सिक्स हाउस में क्रूर ग्रह हो तो हाँ, कई बार आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, वो देखते हैं हम। नहीं वो अलग सर है। सर फिफ्थ से सिक्स्थ भाव है, वृद्धि का भाव है ना फिफ्थ का। नहीं, वो लॉजिक होता है नताशा, लेकिन वो दूसरे सेंस में देखा जाता है। आपकी बात ठीक है, बट वो कहाँ पे एप्लीकेबल है वो वाली बात है। सर ये यहाँ पे फिफ्थ केवल संतति की बात है, सर ये संतति फिफ्थ की बच्चा वृद्धि, होना। फिफ्थ की नहीं वृद्धि भी तो हो गई ना, फिफ्थ की वृद्धि। जी जी। नहीं, फिफ्थ का द्वितीय बराबर है, लग्न का द्वितीय जो है वो लग्न का कुटुंब है। पंचम का द्वितीय, ये पंचम का यानी बच्चे का उसके सुत का कुटुंब तो हो सकता है। ये मुझे नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं आपको पास भेजा कि इस पर डिस्कस कीजिए, इस पे सोचिए। मुझे भी कुछ सुझाव तो मैं बताऊंगा, और हो सकता है किसी और टीका में कुछ अलग लिखा होगा। फिर मेरे एक दिमाग में ऐसा भी आया था, मैं आपको बताता हूँ कि तो मतलब षष्ठ पर सूर्यात, तो सूर्यात बोलने से सूर्य से, तो भाई सूर्य से पंचम भाव और सूर्य से षष्ठ भाव तो नहीं कहा हुआ। पर आगे वो निर्गत उदय बोला ना कि उससे उदय होके वो निकल गया होगा वगैरह, तो इसलिए फिर मैं बोला हाँ, सूर्य से निकल गया है और उदय हो गया है, ये अर्थ बराबर लगा। पहले मेरे ये दिमाग में आया कि भाई सूर्य से षष्ठ या सूर्य से सप्तम, ऐसा पंचम तो नहीं है। तो इसलिए मैंने ये आपके बीच में, वो लोग करते हैं ना बीच में कुछ तो भी छोड़ देते हैं, तो वो भीड़ भीड़ में गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे मैंने भी सोचा कि अब विद्वानों के भीड़ में हम कुछ छोड़ दें, इसलिए ये श्लोक लिया, नहीं तो मैं इसको ड्रॉप कर सकता था। पर कुछ तो है जो हम भूल रहे हैं। हाँ, सिक्स हाउस में आप फीमेल के बारे में बोलते तो भी मैं शायद मान जाता, इसका कारण कि वहाँ ओवरीज, अब वहाँ ओवरीज रहती है ना, वो ओवरीज का एरिया है, और भाई वो साउंड है वगैरह वगैरह, तो फिर ठीक है, इसको हो सकते हैं। तो पर यहाँ पर इस युवती से, हाँ, सुता प्रसूता युवती मैंने बोला, ये होने की संभावना है, ये हो सकता है। सर अच्छा, एक बात बात करते करते दिमाग में घुस गया। सर एक चीज इसमें जैसे लिखा षष्ठ पे सूर्यात, तो इसका मतलब कि षष्ठ में सूर्य का होना भी जरूरी है। नहीं, षष्ठ में सूर्य का नहीं, सूर्य यानी सूर्य से सूर्य से शिष्ट। पंचमेश या हाँ सूर्य से षष्ठेश। और वो हाँ, अच्छा। वो बराबर रहता, वो पहले मेरे पंचमी यही दिमाग में विभक्ति आ गई ना इसमें, सूर्य से हाँ, अलग होना, सूर्यात। नहीं, एक मिनट, परंतु अगर एक मिनट सर, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या रहा है कि परंतु इसमें ये फिफ्थ सोचना है कि से वो सिक्स्थ ले, नहीं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट कह रही है उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ से सिक्स्थ या सूर्य से सिक्स्थ बन रहा है, नहीं, ना सूर्य कि से सिक्स, सूर्य से अब तो बोला लगन ना। से सिक्स्थ बन रहा है। हाँ, तो हाँ, ऐसा लगता है, परंतु फिर सूर्यात निर्गत्यो उदयम आएगा, बोला है कि सूर्य से वो निकल गया हो और उदय हो गया हो उसका, ऐसा बोल रहा है, नहीं, इसलिए वो क्योंकि अस्त से उदय हुआ, ये तो बात पक्की है। मेरे पहले दिमाग में तो यही आया था कि मैं बोला ये सूर्य से षष्ठ होगा, है ना। मैं ट्रांसलेट जब कर रहा था तो फिर एकदम मेरे ख्याल में नहीं नहीं, ये सूर्यात इधर आता है। संस्कृत का प्रॉब्लम है कि वहां पे कॉमा सेमीकोलन वगैरह सहसा नहीं रहते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो क्योंकि इसलिए लगन से सिक्स्थ नहीं लग रहा है इस स्टेटमेंट में। अरे भाई, सुतोपथ बोला ना कि सुत का अधिपति या षष्ठ पद, षष्ठ का अधिपति, छठवें भाव का। तो हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ युवती कहाँ है, देखो फिर अभी बोलते बोलते अच्छा वो मेरे दिमाग में आ गया, यहाँ युवती कहाँ है। अब युवती कहने के बाद में ये स्त्री के बारे में ही प्रश्न है। ये कोई भी किसी के बच्चा होने की बात नहीं कर रही, स्त्री को हो रही। स्त्री की ओवरी जो है सिक्स भाव में रहती यस सर। है ना। तो इसलिए फिर अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ लग्न से संबंध वगैरह आना, या
जीव सौम्य वगैरह से संबंध आना, इसका क्या कारण हो सकता है? ये कारण हो सकता है, इसको इसको कुछ तो कुछ लॉजिक है ना? तो मैंने वो वैसे ही किया था, वो भीड़ में जाके कुछ तो भी चिल्ला दो, सब एकदम गड़बड़ करने लगते हैं, आप लोगों को गड़बड़ करने लगा दिया, ऐसा मुझे लगा। तो मैं बोला कर लेंगे, है ना? हमको क्योंकि सोचते रहना चाहिए, जैसा मैंने बोला ये स्त्री बोल नहीं रहे और फिर एकदम फिर से पढ़ा, मैं बोला नहीं, सुता सर प्रसूति दसम दसम भाव भी ओवरी के लिए लेते हैं सर। कौन सा? तो दसम भाव, आपने शरीर विज्ञान जरा सा पढ़ लीजिए बेटा, दशम भाव कैसा ओवरी के लिए जाएगा? सर एक बुक में मैंने पढ़ा था, कौन आई सा? शेयर विथ कौन? यू। तो 10th हाउस में, ये इंटरनेट की नहीं थी ना? नहीं नहीं सर नहीं, नहीं मैं पूछ रहा इंटरनेट का नहीं है था। सर, इंटरनेट का नहीं है। इसलिए देखो बेटी बेटा, दसम, मैं क्यों बता रहा हूँ, वो शरीर जी बताया है कैसा है। कटी जो बोला है, या है ना, बस्ती के ऊपर में, है ना, तो वो भाग बताते हैं 6th हाउस, ठीक है ना? है जी ना, जी। पेट के नीचे, हाँ, वहीं पर ओवरीज रहती है। ओवरीज नहीं, दशम भाव यानी उसके घुटने में नहीं जाएंगी कभी भी। आप है ना, एक सोचिए इसलिए उसको, तो पढ़िए क्या है, क्योंकि आजकल क्या वो क्या नया सर नया एक, होता है मालूम। सर जैसे दसम दसम भाव, अभी आपने पिछले स्लाइड में लिखा था आकाश को रिप्रेजेंट करता है, और मिश्रा जी अक्सर कहते हैं दसम भाव मतलब सिर का हिस्सा होता है। हाँ तो हाँ सो अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं। एक हाँ, बार, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दसवें दसवें दसम हाउस में यदि राहु है तो कहते हैं ओबरी में इन्फेक्शंस या कीड़े होते हैं। ये मैंने कहीं कपूर सर के साथ किसी बुक में पढ़ा था, मैं आई शेयर विथ यू सर। नहीं, उसके साथ और कुछ होगा बेटा। हाँ दैट इज उसके साथ बिकॉज ऑफ आस्पेक्ट कपूर ऑन द साहब के 6th हाउस बताया होगा, सर। उसके साथ और एक कुछ पैरामीटर हाँ, होगा। सर नहीं ग्रुप में शेयर करिएगा नहीं, प्लीज। दैट इज हाँ, बिकॉज क्योंकि ऑफ आस्पेक्ट ऑफ वहां द पर 6th ओवरीज हाउस नहीं सर। रहती। वहां आपको यदि महिला है, उनको मालूम है, यदि कोई ऐसी होगी जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी वगैरह होगी, तो आपको नहीं नहीं, ख्याल में आएगा वहां मंगल वगैरह का संबंध रहेगा, गुरु का भी संबंध रहेगा 6th भाव से, तो उस वक्त पॉलीसिस्टिक ओवरी रहती है ना? क्योंकि आखिर में प्रत्यक्षम की प्रमाण हो। पर मुझे वो शेयर कीजिए आप, वो किताब में जी क्या जी लिखा है सर ना? जी जी मैम ने बिल्कुल। मैसेज दिया है, शेफाली मैम ने। हाँ। इट इज ट्राइंग फ्रॉम 6th, इसलिए वो कह रही हैं। नोवा नोवा शेफाली मैम एस्पेक्ट का राहु का मैसेज पड़ता आया है। हुआ है, 10th from 6th। सर ट्राइंग नोवा फ्रॉम एस्पेक्ट 6th। पड़ता है ना, सर वो राहु की बात कर रहे हैं। हाँ, राहु की नहीं बात। नहीं, मैं वो सर 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 की जो सर बात हो रही सर थी आप उस पे कर। सर आप कंटिन्यू करिए, बस मेरे दिमाग में आया तो कहीं नहीं मैंने नहीं, उसको शेयर नहीं, वो ध्यान ध्यान शेफाली कीजिए। मैम का मैसेज आया, देन आई थॉट ऑफ कि ये हो सकता है। कह रही है ट्राइंग। आप कंटिन्यू करिए सर। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि कई बार ना लिखा रहता है उसके साथ और भी कुछ लिखा रहता है, जैसे यहाँ जी पर जी भी जी ये जी श्लोक है, इनका संबंध तो पहले से आ रहा है, वो पंचमेश और लग्नेश का एक्सचेंज वगैरह होने से, है ना? तो वो देखने के बाद में समझेगा ना, उसमें क्या हरकत है। ऐसा तो ट्राइन से इफेक्ट होता है, तो दशम से षष्ठ पे इफेक्ट हो सकता है, ये सही है ना? उसको कौन नहीं बोल रहा। मैं वो शरीर आपको तो वो बताते थे ना, क्या बोलते हैं, काल पुरुष का शरीर बताते थे ना, तो हम तो ओल्ड मॉडल है ना बेटा। तो नहीं, जरूर पड़ेगा आपकी आपके। बात बिल्कुल सही है सर, बॉडी एटोनॉमी वही बताती है हाँ 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 कि 6 जो है लोअर पार्ट होता है। हाँ बट हाँ। एक सेकंड थॉट था, इसलिए मैंने शेयर नहीं नहीं, किया हो था। सकता है, मैं जी नहीं, हो कंटिन्यू नहीं करिए। सकता ये, या देखो आप किडनी वगैरह के प्रॉब्लम रहे मेल को खासकर, तो वहीं आपको 6 में कुछ ना कुछ दिखने वाला है। जी तो जी। मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, वहां शरीर में रहते हैं, वो ये एरिया है। तो पर एनीवे, पर ये षष्टम का कोई ना कोई इसका हल निकालो पर। देखो, कहीं कहीं हो सकता है किसी न किसी ग्रंथ में दिया भी होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि नीलकंठ के समान विद्वान आदमी, जिनका शायद यदि जैमिनी सूत्रों का ट्रांसलेशन नहीं है, उन्होंने टीका नहीं की, तो हमको अभी तक नहीं समझते जैमिनी सूत्र क्या है, तो वो षष्टक करके गलती तो नहीं करे। तो वो मेरे भी दिमाग में वही आया था कि भाई 5th हाउस का लाभ है वो, या धन है, तो पुत्र धन बोलते हैं हम। पर इसीलिए मैंने बोला कि हम सिर्फ एक वन साइडेड भाषण देने के जगह ये संभाषण चालू होना चाहिए। तो मैं ऐसा भी कई बार बोलता हूँ, मुझे संभाषण करना अच्छा लगता है, भाषण अच्छा नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये षष्टम आपके दिमाग में डाल दिया है कीड़ा, अब आप देखो इसको हैंडल कीजिए। ठीक है, चलो बेटा, हम आगे चलते हैं। फिर रोगादय उत्थाति नवेति लग्नम भिषगत न्यूनम, कुछ नहीं है, ये जो है व्याधि दशनम रोगी ही मुखम भेषजम।
और आचार्य। तो विद्वानों ने ऐसा कहा है कि रोग के प्रश्न में या उसको आराम मिलेगा का ऐसा यदि प्रश्न होगा तो क्या करना, लग्न से वैद्य समझ, सप्तम भाव रोग को समझिए, दशम भाव रोगी को समझिए और चतुर्थ को औषधि से समझिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है सब। इसमें आपको मालूम है हिल्लाज वगैरह बहुत सारे आचार्य हो गए, मणित्थ वगैरह ताजिक में बहुत आचार्य हो गए। तो उन्होंने ऐसा कहा है। ये फिर से इसीलिए कहा है कि कार्यश और लग्नेश को समझता है, पर कार्यश क्या है ये समझने के लिए हमें। फिर वो बोलते क्रूरार्थे विलग्ने वैद्या न गुणास्त औषधाद रोग। यदि लग्न में क्रूर ग्रह स्थित होगा तो वैद्य ने जो दवाई दी है उससे वो रोग बैठेगा नहीं, उसका गुण नहीं आएगा उसका, इस प्रकार से कहा गया है। क्योंकि क्रूर ग्रह आने से जो वैद्य साहब है शायद वो उसको बराबर एसेस नहीं कर पाए, दोष किसका है तो वैद्य का है, क्योंकि उन्होंने ये औषधि दी है इस प्रकार से, तो फिर रोग का उसको फायदा नहीं होगा। फिर रुद्धिम उपायति दशमे क्रूरो निज बुद्धि अगुणा। इसका मतलब यदि दशम भाव में क्रूर ग्रह है तो क्या होता है, क्योंकि वहां से जातक को देखा है तो यानी रोगी को देखा, तो ये रोगी ने खुद के अकल से कुछ तो भी गड़बड़ की, इसलिए इसका जो रोग है ये बढ़ते जाता है। ये रोग प्रश्न में काफी बार काम में आएगा, और खासकर मेरे उम्र के लोग यदि रोगी बन गए ना तो वो कई बार दवाइयाँ फेंक फेंक देते हैं, है ना, मेरे को नहीं पीना करके, क्योंकि बच्चे के समान हम लोग बिहेव करते हैं। तो वो ऐसा होता है, नहीं तो लगेगा कि भाई अपनी चूक से क्या करेगा। या कभी कभी आपने देखा होगा कि जो ये डिप्रेसेंट वगैरह लेते हैं वो ज्यादा गोलियां गलती से खा लेते हैं, एंड देन देयर इज ए बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए उन्होंने सभी चीजों का अनुमान करके ही लिखा है। तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ तो भी एक बोल दिया कि भाई इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, उसका हमको अनुभव आते रहता है, ऐसी चीजें होती है बहुत बार। या आप देखते होंगे राहु केतु यदि 2, 8 या 6, 12 एक्सिस में रहेंगे तो कभी कभी निदान बराबर होता नहीं है पहले बार, ऐसा होता है। तो ये ध्यान में रखने लायक है, खासकर रोग के प्रश्न में, क्योंकि उस वक्त भी कभी कभी आते हैं जातक या पृच्छक पूछने वाला, और वो इंसान शायद इतना उम्रदार होता है उसका टाइम वगैरह कुछ मालूम नहीं करता, उसके जन्म का समय भी नहीं रहता, तो हमारे पास जन्म लग्न पत्रिका तो रहती नहीं है, तो उस वक्त प्रश्न काफी काम में आता है ना। तो क्योंकि ये भी एक सवाल आता था मेरे को बचपन में कि जब जन्म लग्न कुंडली रहती है तो प्रश्न की क्या जरूरत है, एज यूजुअल। जब मैं बाय ट्रेनिंग इंजीनियर हूँ तो ऐसा विचित्र सोचते रहता हूँ। तो फिर मेरे ख्याल में आया कि ऐसा होता नहीं है, बहुत बार मालूम नहीं रहता, या वो अनकॉन्शियस रहता है जो व्यक्ति है, या कोई कारण से उसका टाइम रिकॉर्ड नहीं होता, तो इस वजह वहां पे ये बड़ा काम का है। अ, फिर इसी के संबंध में चलो, अस्ते च क्रूर युक्त है, अस्ते यानी सप्तम भाव वहां क्रूर है तो क्या होगा, क्योंकि वो रोग है ना। देखिए लॉजिक समझना बहुत आसान होते जाता है, धीरे धीरे लॉजिक हम समझे तो इसको ख्याल में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और सौम्य उपगत इतरेण रोगिता रोगिणो भवति। इसका मतलब क्रूर ग्रह यदि सप्तम भाव में है, अब लग्न में क्रूर ग्रह, चलो वैद्य जी की गलती होगी, बराबर दवाई नहीं। दशम में है तो ये रोगी जो है इसने कुछ तो भी गड़बड़ कर दी दवा वगैरह लेने पे, यहाँ तक तो ठीक है, या नहीं ली जो भी क्या हो। सप्तम भाव रह गया, सप्तम में क्या होता है, तो रोग बढ़ता है, क्योंकि क्रूर ग्रह आने पे, क्रूर ग्रह जिस भाव में बाकी जगह क्रूर ग्रह अपने भाव में वगैरह अच्छे रिजल्ट देता है, पर यहाँ पर वो रोग बढ़ाता है ना। तो निगेटिव रिजल्ट क्रूर ग्रह देते हैं, इस अर्थ में इसे लेना चाहिए। हो सकता है कि वहां अस्त या वक्र होगा तो भी बढ़ाएगा, या आगे कहीं ना कहीं ऐसा आ भी सकता है। इसको हमको कई बार ख्याल में रखना इसलिए पड़ रहा है कि प्रश्न में बहुत जगह दिया है कि यदि अस्त होगा या वक्र होगा तो फिर निगेटिव रिजल्ट आएंगे। उसको हमको कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्योर हर वक्त एक ही प्रकार के तो थोड़ी आएंगे ना हमारे ग्रहों की पोजीशन। फिर चतुर्थ भाव में होगा तो क्या होगा, तो औषधि से रोग और बढ़ेगा। इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट उदाहरण हम सोचे तो कोई दवा लेते हैं एकदम एलर्जी आ जाती है ना, एलर्जिक रिएक्शन आ जाती है, तो औषधि से रोग वृद्धि होती है। अब शुभ ग्रह के दोस्त हो या वो भाव पुष्ट हो, तो यहाँ चतुर्थ और सप्तम भाव ही बोला है,
इसलिए ऑब्वियस है कि भाई दवाई ढंग से दी गई और रोग ठीक हो गया, तो फिर रोगी निरोगी रहेगा। शुभ ग्रह में केंद्रस्थ बोलने की वजह से हम समझ सकते हैं कि सभी यदि केंद्रों में शुभ ग्रह होंगे तो वैद्य भी ठीक होगा, दवाई भी ठीक होगी, ये जातक भी अपनी गड़बड़ नहीं करेगा कुछ न कुछ, इसका रोग भी ठीक हो जाएगा। तो इसको हमको ख्याल में रखते रहना, या कभी वहां जब दृष्टि का सवाल आता है कि चतुर्थ में शुभ ग्रह है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये समझ लेना कि उसकी जो केंद्र दृष्टि है वो सभी केंद्रों में पड़ती है। केंद्र में एक ग्रह बैठ गया, खासकर रोग के प्रश्न की बात कर रहा हूँ, रोग प्रश्न की बात कर रहा हूँ, है ना। फिर वो बोलते लग्नेशेंदो सौम्यथ शालतो रोग नाशनम वाच्य। जैसा लग्नेश का शुभ ग्रह से इत्तेशाल होने से रोग खत्म हो जाएगा, वैसा ही इंदु से भी होगा। मतलब चंद्र से भी यदि ऐसा इत्तेशाल होता है तो रोग धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धशील नहीं है तो इमीडिएट तो नहीं कम होगा, पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो मैं जो बोल रहा था वो अभी आया है कि वक्रे तू तत्र खेटे भूयोपी गदः समुपयात्। पर वहां पर यदि वक्र ग्रह है तो फिर रोग जो है ये बढ़ता है। तो यहाँ पर अब वक्र में उन्होंने शुभ और अशुभ की कोई बात नहीं की, शुभ ग्रह या क्रूर ग्रह ऐसी बात नहीं की। ये भी मेरे समझ शायद होंगे वो क्रूर ग्रह बोलते हैं, कभी पाप ग्रह नहीं बोलते। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ ना भाई, ग्रहों को कभी पाप नहीं बोलता, क्रूर बोलता हूँ। तो यदि शुभ ग्रह होगा तो कोई प्रश्न नहीं, अच्छा है। शुभ के साथ यदि इत्तेशाल करेगा तो रोग नाश होगा। परंतु वक्र यदि होगा, तत्र बोला है तो तत्र कहा तो उसके अर्लियर इसमें जो दिया है उन्होंने चतुर्थ और सप्तम भाव वहां पर, या केंद्रस्थ भी आप समझ, तो फिर रोग बढ़ता है। तो वक्र का यहाँ जो परिणाम है वो अलग ढंग से हो रहा है। वरना आपको पता है कि पाराशर जी ने कहा है कि ग्रह बहुत पापी होते हैं जब वो सूर्य से दूर रहते हैं, और ग्रह जब सूर्य से अत्यंत दूर रहते हैं तभी वक्र होते हैं, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, मैं याद दिलाता हूँ केवल। तो प्रश्न में कभी कभी थोड़े से अलग ढंग से उसको देखा जाता है। अब ये जो श्लोक है ये है भूमि स्थे लग्न नाथे। देखो ये कुछ जगह वो भूमि स्थे लग्न स्थे द्यूनस्थे ऐसा लिखा है, मैंने इसमें दिया ही है ताकि आप भूल जाओगे, मैं भी भूल जाता हूँ। या ब्रैकेट में नीचे में लिखा है भूमि स्थे लग्न नाथे शशि मुथशिले भवेन मृत्यु। यदि चतुर्थ भाव में लग्न हो, लग्नेश होगा, पर इसका संबंध पहले इसमें जो बोला है उससे आ रहा है, वो वक्र ग्रह के कब उसके बाद में ये बात आ रही है। मतलब वो वक्र होना चाहिए या केंद्रस्थ वक्री ग्रह होना चाहिए। इस अर्थ में अपने को लेना पड़ेगा कि चतुर्थ और सप्तम भाव की बात इसके पहले के स्लाइड में आखिरी में वो कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां पर वक्र ग्रह होना चाहिए, इसी अर्थ से बोला है। चतुर्थ में लग्नेश, क्योंकि लग्नेश ही वक्र हो सकता है, चंद्र तो हो ही नहीं सकता। तो लग्नेश दो को लेने का कोई मतलब नहीं होता। सदैव वक्रीणो दैत्य सूर्य चंद्र शीघ्र गोयता, ऐसे कहा गया है हमें। तो चंद्र से यदि मुत्सशील करे या अष्टमेश लग्न में बैठ जाए और लग्नेश और चंद्रमा या अष्टम में बैठ जाए तो क्या होगा। तो अष्टम के बाद में आपको समझ ही सकते हैं क्या होगा, तो पृच्छक की मृत्यु हो जाए। इसका अर्थ जरूर वो उसमें से एक तो भी वक्र होना चाहिए, इस अर्थ में लेना चाहिए, वरना वो आयुष भाव भी कर जाता है, अष्टम भाव, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि वक्र ग्रह जो लिखा है ना वहां ब्रैकेट में, वो उसके लिए लिखा है। ये मैंने मेरी जरा ज्यादा की बुद्धि लगाई है, तो वो जो जैसा ट्रांसलेशन है वो लिख दिया है मैंने। तो दोनों भी आपके पास है, आप उसको अप्लाई करके देखते जाइए। मृत्यु न हो किसी की, पर कभी ऐसा हो गया और किसी को आ गया, आगे में कुछ हो गया तो आपको समझता है। तो दूसरी टीका में मैंने हमारे बीवी रमन साहब की टीका में भूमिस्थ लग्नस्थ द्यूनस्थ ऐसा लिखा कि चतुर्थ लग्न व सप्तम भाव में वक्र ग्रह का चंद्र से मुसशील योग होगा, तो ऐसा होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु क्या हो जाता है कि वो शत्रु दृष्टि से देखता है, तो वो चार जगह में आने के बाद में मुसशील होगा तो इसलिए शायद वो है या नहीं मालूम नहीं। महीधर टीका में भूमिस्थ लग्ननाथ है ऐसा ये श्लोक आता है। तो मैंने दोनों इसलिए दे दिया है कि प्रत्यक्ष प्रयोग से हम कहीं ना कहीं पहुंचे, तो बाद में सब लोगों से शेयर करना, मुझसे भी शेयर करना,
क्योंकि मेरा सीखने की उम्र अभी है, आप मत चिंता करो, है ना। तो अब आता है लग्नाधिपति सूर्य चंद्र सप्तम मुसलाशी मुसशीला विधाई। लग्नेश यदि सूर्य होगा और चंद्र ये भी सप्तमेश से यदि मुतशील करे तो क्या होता है? तो सप्ते से षष्ठे तन्मरम रोगिणो वाच। और यदि उसके साथ में सप्तमाधिपति षष्ठ भाव में बैठ जाए, यानी रोग जो है ये षष्ठ भाव में बैठ जाए, ये कई बार खुद कई विद्वत्ता से आया हुआ रोग हम षष्ठ से देखते हैं, तो वहां यदि वो बैठ जाए, केवल लग्नेश सूर्य होके इनका मुतशील सप्तमेश से होके होगा नहीं, उसके में एडिशनल लगे कि सप्तमेश की खुद की स्थिति बहुत वीक होना चाहिए। षष्ठ भाव में आप मालूम है आपको, उत्तर का स्थान में गए कि वो क्या बोलते हैं, निर्बल हो जाते हैं ग्रह। तो इस अर्थ से बोला है कि रोगी ऐसा ही निर्बल हो गया है ना, वो रोगी है। सप्तम भाव हमने देखा है कि सप्तम भाव से रोगी देखते हैं, वो वहां चला गया है। और ये सप्तमेश से मुतशील कर रहे हैं, षष्ठ भाव में कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर तन्मरणम रोगिणो वाच्य की वो रोगी है, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहा है। यदि मृत्यु नहीं होगा तो मृत्यु पर दुख जरूर होगा, क्योंकि अष्टम भाव को भी मृत्यु भी बोलते हैं या मृत्यु पर दुख भी बोलते हैं। तो हमने कम से कम बताते वक्त पूछने वाले को वैसा ही डरा रहता है, तो मृत्यु पर दुख की बात करना जरा शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा अर्ध सत्य कोई हरकतें अच्छे काम के लिए करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा मत है, मैं जो करता हूँ वही आपको बताता हूँ। अब आता है मैंने दोनों ये नहा। अब आता है रंध्रेशे न विनष्टे न अस्तमिते न आपी केंद्रस्थ लग्नेशस्य मुतशिले मृत्यु स्याद रोग पुच्छाया। अष्टमेश अस्त भी नहीं होना चाहिए, वो बार बार बोलते हैं कि अस्त है तो वो वीक हो जाता है, ये तो उनका बिल्कुल पक्का मत है। ना ये दुर्बल होगा। अब ये दुर्बल कब होगा? तो मुझे लगता है कि जब ग्रह युद्ध में पराजित होता है तब उसको हम निस्तेज या दुर्बल कहते हैं। तो ये हो सकता है कि दुर्बल के अनेक अर्थ होते हैं और वो केंद्रस्थ है, तो केंद्र में तो स्थान बल प्राप्त होगा, तो इसलिए शायद वो ग्रह युद्ध में पराजित की बात कर रहे हैं अष्टमेश। ऐसा न हो और केंद्र में हो और लग्नेश से मुतशील कर, तो रोग प्रश्न में जातक की मृत्यु हो, क्योंकि अष्टमेश निगेटिविटी लेके आ रहा है, केंद्र में बैठा है, या तो यानी चारों जो है वैद्य है औषधि है वगैरह वहां बैठा है, वहां वो कुछ न कुछ निगेटिव ला रहा है और लग्नेश से मुतशील कर रहा है। तो ऐसे रोग प्रश्न में मृत्यु होना कहे ऐसा कहा गया है। इसलिए मैंने विनष्ट का अर्थ नीचे में ब्रैकेट में दे दिया। मुझे जो लगता है वो, ये नष्ट तो होता ही नहीं है ग्रह, हो भी नहीं सकता कोई ग्रह नष्ट। तो ग्रह युद्ध में पराजित होने वाले को विनष्ट कहा होगा। उसको आपने देखा भी होगा, ग्रह ग्रह युद्ध की जो श्लोक है उसमें निस्तेज होता है, हार जाता है वगैरह, ऐसा कहा हुआ है ना। या और कुछ होता है क्या? या तयोश्च केंद्र बुधशील होता है क्रूर पीड़ित मरण, या इनके यानी लग्नेश और अष्टमेश ये क्रूर ग्रह से पीड़ित हो जाए, मतलब उनके साथ वो युक्त हो जाए और केंद्र में हो और एक दूसरे से मुतशील करेंगे। अब ये प्रभाव और बढ़ रहा है, तो मरण कहे ऐसा करके ये स्लाइड में भी खत्म करता हूँ। समय का भी मृत्यु हो रहा है, 6 बज रहे हैं, 1 घंटा आपका दिमाग चाट लिया है मैंने तो शायद इसलिए यहाँ पर करता हूँ। तो ये मरण की जो बात है तो उसमें बताते वक्त कभी भी फिर नताशा जी हंसेगी, विवेक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगला ऑलरेडी दुख में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा काम है जो दुख वाला है उसको हिम्मत देने, और वो जो अंधेरा दिख रहा है उसमें से कैसा भी उसको हाथ पकड़ के निकालने का। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जरा सा सीरियस है, जरा ज्यादा ध्यान दीजिए वगैरह वगैरह। तो कभी कभी भगवान की कृपा से हो भी जाता है हमारा, कहाँ से, है ना। तो वो तो हमारे वजह से नहीं होता, वो हमको लगता है कि हमारे, वो बोलते हैं आपकी वजह से वो बच गए वगैरह, ऐसा वैसा कुछ नहीं रहता। वो बेचारों ने कर्म किया, उसका हम फल लेके मजा करते हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे ऐसे मैं अगले स्लाइड में शायद 1-2 रोग के प्रश्न बोल के फिर आगे में जाऊंगा, है ना। वो विवाह वगैरह जाऊंगा जिसमें सबको इंटरेस्ट रहता है। 2 ही चीजों में इंटरेस्ट, एक संतति और विवाह के लिए लोग ज्यादा आते हैं, है ना। रोग वाले कम आते हैं,
कभी कभी वसीयत वगैरह मिलना है इसलिए रोग वाले आते हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ तो हमारे मित्र मेरे से, साहब इतने मेरे पे नाराज हो गए तो कुछ भी बोल देता है, बोले। अरे मैं बोला बुरे अर्थों से मत ले उसको, और मेरे दिमाग में आ गया मेरे को, तो मैं सहसा उस पर टिप्पणी नहीं करता। हाँ, ज्यादा रोगी यदि कोई होगा तो मुझे लगता है आसान तरीका ये है कि यदि रोग है तो षष्ठेश और लग्नेश का मुतशील होता है क्या, शुभ ग्रह है क्या, या वहां कहीं चंद्र आके कबूल योग तो नहीं कर रहा, इसको देखना चाहिए। क्योंकि उस स्थिति में सहसा अति शुभ कुछ न कुछ हो जाता है, और पावरफुल कबूल होगा तो और अच्छा है। यदि चंद्र खुद उच्च का होगा वगैरह तो शायद वो ज्यादा मदद करता है। तो जैसे सर पूछ रहे थे तो मैं क्या करता हूँ वो बताते जा रहा हूँ बीच बीच में सर। आई होप मैंने भीड़ में सांप सांप चिल्ला लगे गड़बड़ नहीं कर दी, जब वो षष्ठे षष्ठे से ला लिया पंचमेश्वर से। तो, जरूरी था सच। तो नहीं, पर मैंने इसलिए दिया सर कि उसको सोच के कभी कभी अनुभव आते ना सर, अपने को आते रहते हैं, तो उसमें सभी का ज्ञान बढ़ेगा। छठा अस्त होने से कई बारी सर भ्रूण नष्ट हो जाता है। होता है। तो इसलिए मैं ये सोचता कि इट इज ये नेवर प्रश्न टू है। लेट टू लर्न, यू नो। और ये शास्त्र ही ऐसा। मैं यंग था ना सर, मेरे को बहुत बार लगता था ये प्रश्न काय के लिए पूछ रहा, अपने पास वो ये रहता है, चार्ट रहता है जन्म वगैरह। बाद में ख्याल में आया कि हर वक्त रहता है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा तो निमित्त वगैरह प्रश्न मार्ग में दिया, पर वो बहुत मेरे तो दिमाग से जरा ज्यादा ही हेवी हो जाता है, इसलिए मैं उसके तरह वो कभी कभी यूज करता हूँ, पर वो ऐसे इंस्टिंक्टिवली कोई याद वाद नहीं रहता। क्योंकि प्रश्न अगला में मुझे यदि याद है तो ब्राह्मण लिखे तो उसको नेगेटिव समझते हैं, अब हम उसको पॉजिटिव समझते हैं, जैसे कि अच्छी जो चीजें दिखती है वो अच्छी है, गिद्ध वगैरह दिखते हैं वो बुरे हैं। तो हमारा लॉजिक वहां पे गड़बड़ करता है, इसलिए मैं प्रश्न मार्ग से पढ़ता हूँ, पर ज्यादा प्रयोग नहीं करता सर। वहां पर निमित्त का बहुत ज्यादा महत्व निमित्त है। का ज्यादा इस्तेमाल है। बहुत बहुत राइट। बहुत महत्व है वहां पर, निमित्त का महत्व है। पर वहां पर भी लग्न कुंडली का महत्व है सर। वो भी बोलते हैं यदि लग्न कुंडली में कुछ दिख रहा है, वैसा ही यदि प्रश्न कुंडली में दिख रहा है, तो तो ये जातक के पूर्व कर्म का फल है। जी जी जी। और यदि लग्न कुंडली में कुछ अलग दिख रहा है और प्रश्न कुंडली में अलग दिख रहा है, तो ये इसने खुद ने कुछ तो भी अभी किया हुआ इस जन्म में, इसका फल मिल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जैसा यहाँ पर भी प्रश्न में नहीं, और प्रश्न तो लग्न तो वापी बोला है कि प्रश्न से या लग्न से ऐसा ही देखो। तो मैं ये सोचता हूँ कि उसका हम यदि लॉजिक डिस्कस करें यहाँ पर, तो शायद उसका परिणाम ज्यादा अच्छा होगा, यानी उसको अप्लाई करना आसान हो। कि हम देख रहे हैं लग्नेश को, और उस भाव के अधिपति का यदि इत्थशाल वगैरह होता है, उनकी दृष्टि भी रहती है, क्योंकि आपस में संबंध तो होना ही, उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। तो वो आपस में एक संबंध जो है एक वो क्वेश्चन पूछ ट्राइन और, हाँ, ट्राइन, रिवर्स ट्राइन और स्क्वायर दृष्टि से ही आता है जी, एक है ना। क्वेश्चन पूछ लूं सर जल्दी से? हाँ बेटा। एक क्वेश्चन पूछ लूं जल्दी से? हाँ, जल्दी से क्या, देर से पूछिए, आप चिंता नहीं, जैसा अभी कीजिए। आपने बतलाया, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ जो बेटा। हमारी जन्म कुंडली है जी और जो प्रश्न कुंडली है, जी तो जी। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि जन्म कुंडली रिप्लिका है, मतलब जो हम प्रश्न हाँ हाँ, कुंडली में देख करेक्ट रहे हैं वो करेक्ट करेक्ट, लग्न कुंडली में हमें दिख जाता है, बिल्कुल बराबर है। एग्जैक्ट केस। हाँ, तो वो तो प्रश्न मार्ग ये बोलता है, इसको इसका हम, मतलब ये पूर्व पूर्व जन्म का जो फल है वो मिल रहा है। अच्छा, और क्योंकि अगर दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब तो जातक फिर ने इस अभी का तरह मिल के रहा है, कर्म किए कि हैं। इसने कुछ तो भी अभी किया है उसका फल मिल ओके ओके। रहा है। और वैसा भी देखिए, हाँ याज्ञवल्क्य ने कहा है कि दैवम पौर्व देहिकम, दैव जो है ये पूर्व जो भी आपने किया पिछले जन्म में, उसका फल है, वो दैव करके आप कुंडली में मिलता है। और कर्म सिद्धिर व्यवस्थिता, कि कर्म से वो दैव का जो भोग है वो आप, अच्छा भोग है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब गलत कर्म से उसका अच्छा भोग तो आप नष्ट करोगे और कुछ तकलीफ ले लोगे। तो ऐसा इसका मतलब याज्ञवल्क्य जी एक, ने बोला, याज्ञवल्क्य जी ने बोला है। नहीं, हम बच्चे थे तो मराठी में बोलते थे, अरे वो कुंडली जो है ना, वो पूर्व जन्म का जो किया है वो मिली है तुमको केवल। ऐसा हमारे पिताजी बोलते थे। हम पूछते थे कि ये पूर्व जन्म में हमने किया, वो जाने दे, बोले वो उसकी वजह से मिली है, तुम यहाँ पैदा हो गए हो, है ना। माँ बाप का जो शरीर है वो मिलेगा कुछ न कुछ उसमें से, इसका हो मतलब हम सकता। अपने
कर्मों से। वो अब हम इसीलिए 12 साल तक कुछ मत देखो, ऐसा देखिए पाराशर जी ने बोला है। वैसा तो उन्होंने 24 की भी एक लिमिट दी है कि तब तक उसका मत देखिए करके, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकता ना। यदि मुझे याद है तो जातक पारिजात में या फलदीपिका में लिखा है कि पहले 4 साल तक वो जो जातक है वो माता के पुण्य कर्म। के प्रभाव से वो जीवित रहता है। बाद में 8 साल जो है जी वो, सर। हाँ, और 12 साल तक फिर जो है वो फादर खोज का, के। वो उसके पूर्व जन्म के जो भी उसने किया उससे, ऐसा कुछ लिखा है ना? उसका वही संबंध है ना? ठीक है ना? मैं इसलिए वो प्रिंसिपल बता बट दिया सर कि इसमें जी। नहीं, इसमें सर ये रिलेवेंट लगता है, बिकॉज जब हम प्रश्न कुंडली देखते हैं हाँ बेटा, या जन्म कुंडली देखते हैं तो साथ में प्रश्न कुंडली इसलिए देखना चाहिए बिकॉज ये करंट सिचुएशन को बताती है। बिल्कुल। सो कई बार ये प्रश्न मार्ग में भी दिया है सर हाँ कि जन्म कुंडली बहुत अच्छी है बट प्रश्न कुंडली खराब है। इसका मतलब आदमी अच्छी चीज अच्छे कर्म करके आया था लेकिन प्रेजेंट में उसने अच्छे काम नहीं किए, गड़बड़ कर दी और इसने, हाँ। वाइस वर्सा। और हाँ वर्सा। बिल्कुल वैसे ही तो है वो। इसलिए इसलिए बिल्कुल। प्रश्न कुंडली हमेशा फॉलो करना चाहिए अलोंग विद द और नॉर्मल कुंडली एनालिसिस। यस, जन्म कुंडली तो बहुत अच्छा है। और मैं कभी कभी क्या करता हूँ, ये भी देखता हूँ, यानी जब यदि दोनों रहे, और मैं प्रश्न बहुत कम बार देखता हूँ, कभी कभी कोई फोर्स करता है देखता हूँ, वो हो भी जाता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। पर फिर मैं क्या करता हूँ, जन्म कुंडली भी देख लेता हूँ, और वहां हम्म। देखता हूँ वहां शक्ति कितनी। यदि लग्नेश पावरफुल है ना, जी। लग्न भाव भी पावरफुल है, लग्नेश भी पावरफुल है, और रोग का प्रश्न है, उसमें उसको मृत्यु भी आ रही है ऐसा दिख रहा है प्रश्न में, तो मैं बोलता हूँ इनको बहुत तकलीफ होके ये शायद इसमें से निकल जाए। जी। हमारे मराठी में बोलते हैं कि आडात नहीं तो पोहऱ्यात कहा कैसा येणार। इसका मतलब यदि जल है ही नहीं कुएं में तो बाल्टी में आएगा कैसा। पर यहाँ तो जल लबालब भरा हुआ है तो बाल्टी से थोड़ा बहुत तो निकलेगा। तो शायद ऐसा ऐसा मैं ये विचार करता हूँ। ये कहीं दिया नहीं है, पर मैं क्या करता हूँ आपको बता दिया। तो मैं उसको देख लेता हूँ, उसकी वहां ताकत क्या है, ओरिजिन, उसके शरीर में क्या ये सहन करने की शक्ति है ना। आप देखते होंगे कभी कभी ये बारातों में वो फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना। तो हुआ तो एक ही, सबने गलती वही की कि खा लिए फटाफट, और सोचे नहीं कहा वो ठीक ठाक है नहीं है। कुछ लोग तो गुजर जाते हैं, कुछ सीरियस हो जाते हैं, कुछ उसमें से निकल, कुछ को कुछ होता भी नहीं। तो ऑब्वियस है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है तो लग्नेश और लग्न पावरफुल होना चाहिए। एक्स्ट्रा पावरफुल है तो शायद उसको कुछ नहीं होगा। नहीं तो मैं ऐसा ढंग से सोचता हूँ, क्योंकि तो मैं ये सोचता हूँ कि ये लॉजिकल साइंस है, तो हम लॉजिक हमको अप्लाई करने को परमिशन दी है हमारे विद्वानों ने, तो हम उसको कर ले करके, है ना। सर जो आपने 24 साल वाला कहा, ये आपने बड़ा अच्छा दिमाग में डाला है। क्या हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मान लीजिए 24 साल तक जातक लगभग हाँ प्रोफेशन के लिए तैयार हो जाता है, मतलब उसकी एज आती बराबर, है अपनी बराबर, एब्सोल्युटली, दाम्पत्य जीवन को भी इसमें। यस, जी। एब्सोल्युटली करेक्ट। और देखिए, आपने, आपको सबको मालूम है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 5 से 12 वर्ष तक अलग अलग उन्होंने वर्णों के लिए गुरुकुल भेजने की बात कही है ना। 12 लास्ट है, और 12 साल का कोर्स रहता था। तो ये 24 साल में जो आता है, ये सब कुछ सब शास्त्र वगैरह सीख के आ जाता है। अब ये खुद का डिसीजन ले सकता है। ये खुद का डिसीजन लेगा तो फिर इसके कर्म का इसको फल मिलेगा। पिताजी ने उसको स्कूल में ही नहीं भेजा तो वो शिक्षण कैसा लेगा, शिक्षा ले नहीं सकता, है ना। ऐसा सोचे तो बिल्कुल बहुत लॉजिकल है। तो इसलिए मुझे कभी छोटे बच्चे का बोला, मैं बोला 12 साल तक तू बातें मत कर, और मैं देखूंगा भी नहीं। और प्रिफरेबली वो जब खुद डिसीजन ले सकेगा, तब बता सकते हैं कि निगेटिव को पॉजिटिव कैसा कन्वर्ट कर। मेरा अप्रोच ऐसा रहता है कि भाई आपके कर्मों से ही आप बदल सकते हो, तो क्या कर्म करना चाहिए, है ना। अ, मुझे पल्लव से झगड़ा कर रहा है समझो, पल्लव क्या सुन रहे हो क्या। ऐसा जी जी मुझे जी। आया दिमाग में। तो लोग बोलेंगे कि क्या झगड़ा हुआ, वो बोलेंगे नहीं उसके बाद में हमने 2 दिन बात नहीं की। ये फल है, ये तो झगड़ा तो निमित्त है। तो फिर मैं क्या करूं, झगड़ा नहीं कर रहा तो मैं 2 दिन पल्लव से बातें नहीं करूंगा, तो हमारा कभी झगड़ा ही नहीं होगा, है ना। पल्लव चिंता मत करते थे, झगड़ा कभी नहीं करूंगा, तुम बहुत काम करते हो बेटा, अरे मुझे नहीं मालूम नहीं सर। है। इसलिए मजाक किया, सामने दिखा तो बोल जी। दिया। तो है, यानी इस प्रकार कर्म से ही आप बदल सकते हैं। तो भगवत गीता पूरी उसी पे है। भगवान ने बाकी कुछ नहीं बताया उनको कि भाई श्रेयस कर्म कर,
जो अच्छा है श्रेय देता है तुझे वो कर, वो कर, प्रेयस यदि तुझे जो अच्छा लगता है मत कर, उसमें गड्ढे में जाने वाला है ना? ऐसे ही बोला गया। मेरी क्रूर जी भाषा है पर आप समझ गए होंगे। हाँ बेटा। एक सर एक यदि अलाउ करें तो जस्ट वन हाँ, मिनट में लूंगा अरे सर। पूछो ना सर बेटा, मैं कभी सर नहीं नहीं पूछता। इसी इसी टॉपिक के संदर्भ में मेरे पास एक प्रश्न आया था, जी। मेडिकल का प्रश्न है, हाँ एंड हाँ आई आई होप कि इससे रिलेवेंट है, तो क्या हाँ मैं शेयर करूं सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जस्ट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज। I told कि everybody should share so that I learn from it. You don't worry about it. नो सो हाँ हाँ सर ये एक प्रश्न चार्ट है, मेरे पास प्रश्न आया था हाँ 23 फरवरी, 23 फरवरी को आया था, हाँ हाँ 22:30। हाँ एक व्यक्ति है, कई 2-3 साल से वो बीमार है, हाँ और प्रश्न ये आया था कि वो मरेगा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्या वो मरेगा या हाँ। नहीं मरेगा? अच्छा, फिर एंड फिर दिस इज आपने क्या जस्ट। सोचा? जी सर। आपने क्या सोचा? नहीं आपको क्या लगा? हाँ, हाँ मैंने मैंने तो किया था, मैं जस्ट सबके इंटरेस्ट के लिए शेयर कर रहा हूँ सर। दिस इज वन जी ऑफ द गुड पर्सन, बिकॉज लग्नेश उच्च का होके छठे में राहु के साथ बैठा है। हाँ, बराबर है। एंड अभी जो हमने स्लाइड में पढ़ा कि लगन 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस से हम रोग और रोगी, वैद्य डॉक्टर, वैद्य, हाँ इलाज, हाँ वैद्य, ये सब देखते हैं। तो इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 8th हाउस में जुपिटर टॉरस में है, मंगल रेट्रो होके 7th लॉर्ड 9th में बैठा है, हाँ, एंड लग्नेश राहु केतु एक्सिस पर छठे हाउस में उच्च का होके बैठा है, और बराबर। चंद्रमा 9th था, मतलब धनु में 3rd हाउस में है, सूर्य शनि पंचम में है। तो हाँ, ये मुझे मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा, इसलिए मैंने शेयर किया सर। आपने एक भूल गए बेटा कि लग्नेश लग्नेश जो है वो अष्टमेश भी है। अष्टमेश भी है। जी जी। और तो यहाँ अष्टमेश पर षष्ठ भाव में बैठा है। जी जी सिक्स हाँ, हाउस में आता है, राहु केतु एक्सिस पे है सर। हाँ, जी वो जी। ऐसे लोगों का तो डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट होता है, पर एनीवे आपको मालूम है 6 8 12। क्या। तो जस्ट इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शेयर किया सर कि हाँ, तो फिर ये तो प्रश्न इसका, आया था। हाँ तो आगे क्या हुआ? नहीं अभी मैं तो जस्ट अभी, मतलब मेरा अपना एनालिसिस था, बट मैं सबके इंटरेस्ट के अरे लिए शेयर कर रहा हूँ। शेयर करना बेटा। अच्छा। हाँ तो हाँ, अरे आपको कुछ तो वहां बताने जाना है। इसमें प्रश्न ये था सर, प्रश्न हाँ, ये था कि व्यक्ति की डेथ कब तक होगी, ओ माय गॉड। हाँ हाँ क्योंकि हाँ, उसकी तबीयत खराब है। अभी बराबर। अभी जो हमने स्लाइड में पढ़ा सर, कि जब जी भी एर्थ का संबंध होता है चंद्रमा से, लग्नेश से, तो जी। डेथ को इंडिकेट करता है। हाँ नमस्कार भाई जबकि साहब। राहु का संबंध 7th से होता है, 6 से होता है, लग्नेश से होता है, तो वो रोग को फर्दर बढ़ाता हाँ है ना? सो डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेथ कब तक होगी, टाइमिंग मेथड एक अलग मेथड है सर, जो कि नवांश से या फिर हम हाँ डिग्री हाँ से हाँ देखते हैं। हाँ हाँ बट हाँ इन जनरल सिचुएशन क्या इंडिकेट करती है? तो मेरे हिसाब से तुला लगन है, हाँ और जो कि चर लग्न है, एंड हाँ हाँ, नवांश के हिसाब से देखें तो ये द्वय स्वभाव लगन है। हम्म, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि जो प्रश्न किया है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव, या कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन बदलेगी, टर्न बदलेगी। अराउंड होगी। हाँ हाँ Right? अभी लग्नेश, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लगन को देखना है, और एक और अभी आपने बताया कि केंद्र में देखें शुभ ग्रह हैं कि नहीं। कोई भी तो नहीं। इसमें केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं ठीक है, है ना? बराबर एंड बराबर। जो 7th लॉर्ड है वो रेट्रो होके 9th में बैठा है, और बुध जो है वो सूर्य के साथ क्लोज एसोसिएशन में है, हाँ कंबस्ड है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि रोग की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और चूंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, दिस इंडिकेट्स इट में लीड टू ब्लड, फर्दर ब्लड का जो ब्लीडिंग। इम्प्योरिटी हाँ हाँ बढ़ेगी, हाँ, और हो सकता है कि ऑपरेशन हो हम्म सकता है ऑपरेशन हो। हम्म और जुपिटर यहाँ पे देखें तो जुपिटर ऑल्दो माना जाता है एक शुभ ग्रह, लेकिन अष्टम में जुपिटर बैठा हुआ है तुला, सॉरी, टॉरस राशि के साथ। यस।
है ना। और जुपिटर, चंद्रमा और जुपिटर का कहीं ना कहीं एक तरीके से नक्षत्र संबंध, इनडायरेक्ट संबंध हो रहा है। तो दिस हाँ इंडिकेट्स कि यस, ये डेथ को इंडिकेट करता है। ये हाँ डेथ को मतलब होगा क्या कि पॉसिबल है। करंट सिचुएशन और वर्स्ट होगी, हाँ and then it will lead to operation and it may go for the life and death. राइट। अच्छा, इसको हम यदि एक नेटल चार्ट करके देखें तो क्या सबको समझता है? हाँ, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है सर। अरे मैं आपको इसलिए तो चक्कर में डालूंगा आप बिकॉज सी आप सोच रहे हो ना, जी जी। तो सोचने वाले के को कुछ तो चालना देना चाहिए, तो हमको चार्ट नहीं मिलते। तो जब जब अष्टमेश जब षष्ठमेश जाता है तो सहसा क्रॉनिक डिसीज वो जातक ने भी कुछ इग्नोर करने से वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जी, ऐसा कहा गया। और इसमें चंद्रमा भी वीक हो रहा है सर, मंगल के वजह से, मंगल एस्पेक्ट से चंद्रमा भी वीक हो रहा है कहीं ना कहीं। सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट जो है सेवेंथ हाँ हाउस पे, तो कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस और चंद्रमा काफी वीक हो रहा है। लग्नेश भी वीक नहीं है। वो अब बोल रहा हूँ। और फिर देखिए ना, षष्टेश जो है, षष्टेश अष्टम में बैठ गया है। जी आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जी जी यानी ये कुंडली उसको अपन छोड़ देते हैं, अपन इसको नेटल करके देख रहे हैं, ऐसा समझो। जी। चेंज है, और चेंज है। डायग्नोसिस विल बिकम डिफिकल्ट। तो यस कभी यस। कभी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यही वो मैं जब भी करेक्ट। बात कर रहा था ना कि हाँ हम यदि ऐसा देखें तो वो शायद डायग्नोसिस का भी प्रॉब्लम होगा वहां पर। तो डायग्नोसिस प्रॉब्लम है क्योंकि राहु के साथ लग्नेश है, तो डायग्नोसिस होना मुश्किल है। हाँ जी। हाँ चलो नहीं, ठीक बस यही था सर, आई थॉट है। जस्ट सर जस्ट नहीं नहीं थैंक यू सो it's- मच, थैंक यू सो मच कि आपने एक इतना अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए रखा। फिर मैं तकलीफ देते रहता हूँ सबको मेरा कर्म है वो, मेरा थैंक यू धर्म है। सर। पल्लव सर चलो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये चार्ट वाकई पढ़ने ये लायक डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट थोड़ा है। डिफरेंट। यस सर। जी जी जी। नहीं, मैं सिर्फ यही देखा था, कभी कभी हम प्रश्न चार्ट को डायरेक्ट नेटल चार्ट के समान पढ़ भी सकते हैं। और नहीं आप सर, जुपिटर की दृष्टि से फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, नाइन्थ दृष्टि पड़ रही है, तो वो फोर्थ मतलब हार्म तो दिखा ही रहा है। हाँ वो तो हाथ दिखा रहा है, लग्नेश भी वीक दिख रहा है ना, षष्ठ में गया राहु के साथ है, वहां पे कुछ मिस्टेरियस सर्कमस्टांस ऐसा यदि, क्योंकि शतक पंचाशिका वगैरह में भी आप देखो, यहाँ पर भी आपने कुछ शुरू में देखे होंगे, वो डायरेक्ट जैसा हम रेगुलर पढ़ते हैं वैसे ही बता रहे हैं। सर इसमें षष्ठेश और अष्टमेश का परिवर्तन भी बन रहा था। हाँ हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा था कि वो बन रहा था। अष्टमेश जो आयुष का भाव है, उसका स्वामी खुद राहु से एफिलिएटेड है, तो उसको वीक कर दिया है उसने। जी। दशा के बारे में अलग रहेगा, क्योंकि वो लग्नेश और सप्त अष्टमेश यदि एक ही ग्रह होगा तो दशा बुरी नहीं जाती, ऐसा कहा गया है। पर सर एक यहाँ बार दशा, सर सर दशा दोबारा रिपीट करेंगे ये लास्ट। नहीं, यहाँ दशा का संबंध नहीं है ना, यहाँ उसकी बॉडी ही वीक है। सर दशा का संबंध अगर। नहीं, दशा यदि हम बोलेंगे शुक्र की कैसी जाएगी, वो अच्छी जाएगी, वो अलग बात है। पर इसकी शरीर ही वीक है ना जी। हम्म। राहु ने ऑलरेडी वीक किया और षष्ठ में जाके बैठा है। जी। एडिशन टू इट, रोग को और बढ़ा दिया। हाँ पर बेसिक तो शरीर, जब भी हम बात कर रहे थे कि शरीर यदि वीक सर है, इसको हम अभी प्रश्न करके नहीं सर देखा इसके डायरेक्ट। इसके सर अंदर अगर हम बहुत सारी यहाँ चीजें। देखें, सर एक्सक्यूज, कि यहाँ पर लग्नेश वीक भी है, राहु के साथ भी है, और करेक्ट, साथ में एनिमिकल साइन में भी है। बिल्कुल 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 सारी करेक्ट, चीजें नेगेटिव आ रही हैं यहाँ। एब्सोल्युटली 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 सर एब्सोल्युटली। अगर बीमारी का है, सिंपल सी चीज है, इसके अंदर बहुत मोटी मोटी चीजें दिखाई दे रही हैं। हमारा मंगल मारक है, मंगल और मरकुरी जो कि 12वें का स्वामी है हाँ और 9वें का स्वामी है, उसमें पूर्ण स्थाल है, 22 डिग्री के हैं दोनों। हाँ ठीक है। हाँ चतुर्थ बिल्कुल। का स्वामी जो कि आपका शनि है, हाँ उसका साथ भी स्थाल बन रहा है मंगल का, मारक का। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ और वीनस से अगर हम देखें तो हाँ लग्नेश और अश्मेश होके छठे में बैठा है और हाँ 12वें को देख रहा है। तो बिल्कुल। यहाँ से भी 1 6 8 12 का कॉम्बिनेशन बनता है। आएगा। इसीलिए तो बोला कि भाई ऐसा देखो, मैं तो मेरी शॉर्टकट पद्धति आपको बोला, कोई बहुत ज्यादा दिमाग को तकलीफ नहीं लेते हम ना, तो बुढ़ापे में ज्यादा चलता भी नहीं है तो, और चंद्रमा और शुक्र में भी पूरा स्थाल, पूर्ण स्थाल बन रहा है यहाँ पे, हाँ। और वो तीसरे स्क्वायर में में बैठ होने के से तो चंद्रमा। फिर हम यदि
इसके दृष्टि से देखें, ताजिक के तो स्क्वायर की दृष्टि जो है वो शत्रु दृष्टि कही जाती है ना? बराबर है ना? ऐसे ही है ना? जी सर। प्रत्यक्ष शत्रु और अप्रत्यक्ष शत्रु हाँ ताजिक में हाँ, स्क्वायर में। शत्रु 410 की दृष्टि है सर। और एक हाँ बेसिक हाँ। चीज सर देखिए, लेगनेस का संबंध छठे से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न भी देखिए रोग का ही है। दिस इज और ऑल्सो और इंडिकेशन। उसमें और प्रश्न उसमें क्या पूछा गया? उसकी खुद की भी गलती हो सकती है। हाँ, उसी जा- की गलती, करेक्ट करेक्ट, बिगड़ा हुआ केस। हाँ है, वो दिख रहा है वहां पे, जी। है ना? तो हम दोनों भी ढंग से, मैं इतना ही बता रहा हूँ कि कई बार यदि हमको योग नहीं याद आए तो क्या करना। अच्छा, अगला आता है बड़ी आशा लेके, तो उसको निराश भी नहीं करना चाहिए हमें। तो आप ऐसा भी डायरेक्ट देख सकते हो। और उसके उन्होंने अभी तक हमने जो देखा ना, वहां पर कई बार दिया है कि उसके साथ यदि क्रूड हो, उसके साथ यदि हस्त का हो, तो हम इसको लॉजिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि प्रश्न तंत्र में लोग एकदम इत्तेशाल और इसकी तरफ जाते हैं, वो पहले भी वो उसमें शक्ति है क्या ये तो देखो, है ना? यदि शरीर में शक्ति ही नहीं है तो फिर उतनी ही तकलीफ से उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी। यदि यदि शक्ति है तो वो काफी तो एब्सॉर्ब कर सकता है ना? पर ये मैं कैसा सोचता हूँ वही आपसे मैं शेयर करता हूँ। कभी भी मैं भाषण वाषण नहीं था, मेरे को आता भी, मैं संभाषण अच्छा समझ, वो हमारे ओल्ड मॉडल्स है ना, तो हमारा ऐसे ही चलता है। चलो, आप लोगों का बहुत समय लिया, मैंने सर एक थक गए क्वेश्चन। होंगे सब। सर बोलो। लास्ट वाले सेमेस्टर में जब आपने जेमिनी पढ़ाया था तो मैं थोड़ा सा कटपयादी सिस्टम को पढ़ना चाह रही थी। तो हाँ मुझे हाँ। ना कहीं पे ये भृत पराशर वगैरह में नहीं मिला, तो मुझे कहाँ क्लासिकल में ये मिल सकता है? कटपयादि। यस सर। अरे वैसे कटपया, क्लियर है। आप, हाँ बट मालूम, वो वररुचि ने इजाद की थी। यस। बट सर कटपयादि सिस्टम जो है वो वररुचि ने इजाद की थी। मतलब हमारे किसी क्लासिकल में कवर नहीं होता जैसे भृत नहीं नहीं, पराशर। क्योंकि वो व्याकरण का भाग है। ओके। जैसा ओके। भूतो संख्या भी एक है। हम्म। ये एन्क्रिप्शन सिस्टम है ना? ये हम एन्क्रिप्शन बोलते हैं उसको। यस। गुप्त लिपि आप समझ सकते हो, है ना? तो दो हाँ दो जी। प्रकार की है, दो प्रकार की। एक भूत संख्या है। राम का मतलब 3, ओके। नग का मतलब 7, क्योंकि 7 पहाड़ रहते हैं महत्व के, हम्म। है ना? हाँ, राम यानी 3 राम, यस। परशुराम, रामचंद्र और बलराम। तो जिसको स्क्रिप्चर्स मालूम है वो उसको समझ सकता है। ओके। उसको भूत संख्या बोलते हैं। अक्षी, क्योंकि 2 ही आंखें रहती है ना? चंद्र बोला वो एक ही रहता है। तो इस प्रकार से लिखी जाती है, उसको भूत संख्या बोलते हैं। और कटपयादि में आप वो उनको नंबर्स देते हो, फिर उनको उल्टा इसलिए करते हो कि अंक तो वामनागति ही, अंक उल्टे पढ़े जाते हैं। है ना? हम्म। आप जब 46 बोलते हैं, है ना, या 47 बोलते हैं, तो हम 7 पहले बोलते हैं और 4 बाद में बोलते हैं। और लिखते वक्त 4 पहले लिखते हैं, 7, तो वही वहां पर उल्टा पहले का, और फिर उसको वेरिएबल जो है उससे डिवाइड करना है। यस सर। तो यहाँ पे 12 राशियां रहती है, इसलिए हम 12 से डिवाइड, उल्टा करके। समझो 9 ही फैक्टर्स है और आपको केवल ग्रहों के बारे में ही बोलना है, तो शायद आप 9 से डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे। फिर पता करोगे। हाँ जी। आ रहा है ना? इसलिए वाक्यकार बोला गया है वरीय ऋषि को। पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। तो वो सूत्र अलग है और जैमिनी सूत्र अलग है। तो वो मेरे ख्याल से क्या हुआ बेटा, कि जब वो शक हूण वगैरह आने लगे, तो हमारे विद्वानों को ऐसा लगा कि या ऐसे शास्त्र यदि इनके हाथ में, देखो इसको किसी को ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यदि आपको वो समझ में आ गया तो। या डराने के लिए आजकल जैसा करते हैं ना, फलाना योग है, ये पूजा करो, ऐसा करने वाले बहुत है, आपको मालूम है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर ऐसा सोचा कि इसकी रचना थोड़ी बदल दी जाए। तो फिर उन्होंने भूत संख्या चालू की। उससे थोड़ा बहुत डेटिंग का अंदाजा आ जाता है। और हम्म। आखिरी आखिरी में फिर कटपयादी यूज करना चालू। तो आपको कई जगह भूत संख्या भी लिखी हुई दिखेगी। तो उससे अंदाजा आ जाता है कि अच्छा, पाराशर का बिल्कुल क्लीन क्लीन है, आप देखो, एकदम सिंपल है। क्योंकि उस वक्त उनको वो डर नहीं था कि भाई कोई इसका मिस यूज करेगा, हर आदमी अपना धर्म करता होगा। द्वापर युग की बात है वो, है ना? वो युधिष्ठिर जब थे तब लिखा हुआ है, देखो पाराशरी में लिखा है, पढ़ोगे तो दिखेगा कि कब लिखा है। तो द्वापर युग में लिखा है, संधि काल में उन्होंने, पराशर जी ने। उसके पहले गर्ग ने लिखा था, उसके पहले बादरायण था, और सत्य युग में मनु ने ज्योतिष का इजाद किया, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए वो एनक्रिप्शन सिस्टम है।
वो आपको संस्कृत के ग्रामर के ग्रंथों में मिलेगी। और ग्रामर भी बहुत सारे हो गए, ऐन्द्र ग्रामर, फिर पैतृ ग्रामर, ऐसे। ये पाणिनि का लास्ट है हम जो यूज करते हैं अभी। सर मुझे अभी तक पता था कि हम जेमिनी में इसका यूज करते हैं, बट मैंने कुछ नहीं, अष्टपद की बुक्स भी पढ़ी जिसमें भी हाँ बेटी, पे हाँ याद बेटी, किया है। मेरे ख्याल से यदि मेरे को यदि याद होगा तो अपने वो फलदीपिका में भी उसका वर्णन आता है। हाँ वो उन्होंने फल दीपिका का भी वर्णन दिया है, बट मांदी फल वगैरह जब वो कैलकुलेट दीपिका। करने को बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ वो जी। हाँ कटकारु वगैरह करके जो बोलते हैं, तो वो भी वहां पर भी किया है। वो एन्क्रिप्शन सिस्टम थी कि भाई आसानी से किसी को न समझे। वो ओके। दारा यानी सप्तम भाव समझे, वो चतुर्थ भाव की बात कर रहा है, वही वही बात है बाकी कुछ यस। नहीं। तो वो वररुचि ने ऐसा बोलते हैं कि वररुचि ने इजाद की, केरला से आई, वो ऐसा कहते हैं। पर उस वक्त पता नहीं, पर वो आपको व्याकरण के इसमें कहीं ना कहीं मैं भी, यस मुझे ढूंढा तो मैं जरूर आपसे शेयर करूँ। जी सर, थैंक क्योंकि यू। मेरे 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 पूरा पति दिमाग में अभी तक आया नहीं था कि कहाँ है ढूंढे करके। अब जरूर करूंगा। है? मेरे को जहां जहां से थोड़े बहुत चीजें मिली है मैंने इकट्ठी तो करी है, बट मैं चाहती हूँ किसी मतलब नॉन सोर्स से मिले तो इट विल बी बेटर। नहीं, ये वररुचि क्या है? ट्रांसलेशन से ज्यादा मिली है। वो क्या है बेटा, मैं बोला ना कि पहले इस प्रकार से लिखना चालू हुआ था। भूत संख्या का आपको बहुत जगह दिखेगा, जैसा गुरु नाड़ी का मुझे वो सुनील जॉन ने बोला था ट्रांसलेट करेंगे क्या, अटक गए हैं करके, तो मैंने कर दिया था, तो वो भूत संख्या पे था। तो फिर वो भूत संख्या समझना पड़ता है क्या है, तो उसके लिए स्क्रिप्चर्स मालूम होना। यस सर। हाँ, नग बोल दिए तो अब ये, हम तो नगीना है बोलते हैं ऐसी किसी को ऊपर से, है ना। पर नग क्या है, तो नग का अर्थ हाथी भी होता है, नग का अर्थ पहाड़ भी होता है। तो वो मंदार वगैरह जो पहाड़ थे ना, 7 महान पहाड़, उसकी बात करें तो ये जिसको मालूम होगा वो उसका अर्थ 7 समझेगा। तो वो एक टाइप की सीक्रेट लिपि समझे। या वो आपने वो अंगूठे वाला, हम बोलते हैं अंगूठे वाला नहीं है, वो जो नाड़ी पढ़ते हैं ना, तो वो स्क्रिप्ट भी सीक्रेट स्क्रिप्ट है। तो वो टैमिलियन भी नहीं पढ़ सकते उसको। अच्छा, वो यस। भाषा भी एंशियंट टैमिल है। तो इसलिए उस वक्त वो, मेरे ख्याल से जब ऐसा वो युग आने लगा कि लोग उसका मिसयूज करने लगे, तो विद्वानों ने अलग ढंग से करके फिर किसी जो अपना प्रिय शिष्य है उसको बताना कि भाई इसको कैसा करना। बट जैसे सर वो मैंने फिजिकली देखी भी हुई है, मतलब मैं तंजौर गई थी जब, तो देखिए है सरस्वती ना। लाइब्रेरी में मैंने देखी है वो। और वो इस तरीके से इतनी माइन्यूटली लिखी हुई है कि चींटी से भी छोटी। हाँ 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 हाँ। वो इंडो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का एक वेरिएशन है। हाँ। वो जो स्क्रिप्ट है ना, तो वो वहां वो सिखाते हैं वैद्यनाथ गोयल में बच्चों ओके। को। हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ। तो वो ऐसे मेरे भक्त बहुत है, उसमें एक नाड़ी वाला भी है बेचारा। तो फिर मैंने उससे थोड़ी जानकारी पता की, है ना। तो फिर वो लिख के देते हैं। तो हमारे एक तमिल मित्र को बोला कि यार ये क्या पढ़ा है, बता, ये बता रहा है, ये ऐसे ही लिखा है क्या? तो वो बोले वो ये ना, ट्रांसलेट। हाँ। वो बोले ये गाने के फॉर्म में है, ये कुछ अलग है। फिर मैं बोला और थोड़ा है, बोले हमारे दादाजी कुछ तो भी ऐसा कभी कभी बोलते थे। तो आई कुड अंडरस्टैंड इट इज एंशिएंट टाइपिंग करके। बाकी कुछ नहीं तो मुझे वो समझता वगैरह नहीं है। पर चलो, आप लोगों का बहुत समय ले लिया, सॉरी। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सर। हाँ सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते।